एक्टिविटी पढ़ाएंगे हम्म, और रेडियो एक्टिविटी। पहला क्या है? रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी। हम्म, अब जो यहाँ पे रेडियो एक्टिविटी है, ठीक है, हम्म, रेडियो एक्टिविटी है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखेंगे रेडियो एक्टिविटी के बारे में। तो सबसे पहले क्या है कि एक एंटी बैक्यूरेल नाम का एक आदमी था, ठीक है। हाँ, वो क्या घूमने गया पार्क में, उसको एक पत्थर मिला, पत्थर ले आया था घर पे। घर पे ले आया तो पत्थर क्या हो गया, गायब हो गया। कुछ देर बाद देखा, उसको लगा जादू है, फिर वो पत्थर लाया। ऐसे करके बहुत दिन तक देखा तो सोचा कि गायब नहीं होता, ये उड़ जाता है। वो पत्थर का नाम था पिंच ब्लेंड, यूरेनियम था वो। अच्छा, क्या है तो कैसे गायब हुआ, तो इसमें से क्या है, इलेक्ट्रॉन, बल्कि इलेक्ट्रॉन कह रहे, सॉरी, अल्फा, बीटा, बीटा, गामा निकलता था। इसी से वो क्या होता था, पत्थर। पत्थर गायब हो इसमें से गया। कुछ कुछ निकलेगा तो गायब हो जाएगा ना। हाँ, तो यही खोज किया। तो पहले हम सोचते थे कि पहले का जो लोग है क्या, धोखा तो दिया था, आईएएस बन गया बिहार में। उसको कुछ काम नहीं कर रहा हम लोग का दिमाग। अब तो यही हेनरी बेक्यूरेल क्या है, ये सबसे पहले सब पूछेगा कि दुनिया में सबसे पहला रेडियो एक्टिव एलिमेंट का खोज कौन किया था, हेनरी बेक्यूरेल। उस एलिमेंट का नाम क्या था, यूरेनियम, ठीक है, यूरेनियम। इसी कारण जो है यूरेनियम का और क्या है, पिंच ब्लेंड, इसी का खोज किया था। पिंच ब्लेंड। उसके बाद जो है तो इसी कारण इसको फादर ऑफ रेडियो एक्टिविटी बोलते हैं, हेनरी बेक्यूरेल को। एक और भी है, मदर ऑफ रेडियो एक्टिविटी। क्यों? क्योंकि जो दूसरा रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जैसे रेडियम, उसका खोज की थी मैडम क्यूरी। तो इन्हीं कारण इनको क्या बोला जाता है, ये मदर ऑफ रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, मदर ऑफ रेडियो एक्टिविटी। तो देखो, एक था हेनरी, एक था हेनरी क्यूरी। क्यूरी। क्यूरी के नाम पे अति भी है ना, हाँ, क्या क्यूरी। एलिमेंट, हाँ, वो कौन मैडम सा क्यूरी। एलिमेंट है, अब से हम कम बिकेंगे, लेंथेनाइड के एक्टेनाइड, एक्टेनाइड, एक्टिनाइड। और जितना एक्टेनाइड क्या है, रेडियो एक्टिव रेडियो एलिमेंट। एक्टिव। तो देखो ये जो है, अब दिमाग खुल रहा है। हम्म, तो हेनरी बेक्यूरेल है ना, सबसे पहले वो एक एलिमेंट का खोज किए थे, उसका नाम क्या था, यूरेनियम। यूरेनियम का पिंच ब्लेंड, ठीक है। और उसके बाद मैडम क्यूरी किसका खोज की थी, ये पूछता है, रेडियम। तो ये रेडियम का की थी, और ये पिंच ब्लेंड का, पिंच ब्लेंड यूरेनियम का, ठीक है। तो यूरेनियम का खोज कौन किए थे, हेनरी बेक्यूरेल। इसी का इनको फादर ऑफ रेडियो एक्टिविटी बोला जाता है, ठीक है। मैरी क्यूरी को क्या बोला जाता है, मदर ऑफ रेडियो एक्टिविटी। अब यहाँ पे अच्छा, रेडियो एक्टिव एलिमेंट सर किसको बोला जाता है, तो इसका पहचान है, बताएंगे कुछ पहचान। तो देखो, हम लोग जो पीरियोडिक टेबल पढ़ते थे, तो 82 से ऊपर जितना भी एलिमेंट पढ़ते हैं ना, टोटल 118 है। तो 82 से ऊपर क्या है, 82 से ऊपर, 82 नहीं, 82 तो लीड का है, 82 से ऊपर आइए 83, तो वो क्या है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। 83 से लेके 118 तक रेडियो एक्टिव एलिमेंट। सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट को क्या है, लेंथेनाइट, एक्टेनाइट बोलते हैं कि रेंथेनाइट, एक्टेनाइट। कुछ लेंथेनाइट का भी है, एकमात्र लेंथेनाइट है जो रेडियो एक्टिव, उसका नाम क्या है, बताओ, पोलोनियम, पोलोनियम है ना। अब सबसे पहला रेडियो एक्टिव एलिमेंट कौन हो गया, 83, बिस्मथ। क्या है, याद है ना, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिकारी, तो वही बिस्मथ, BI, वो पहले रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, बिस्मथ, ठीक है। ऐसे तो हमको पता ही कि 83 से 118 तक क्या है, सब क्या है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट, उसी में आएगा। लेकिन एकमात्र रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जो इसके बीच में नहीं आता है, वो यहाँ पे रखा हुआ है, उसका नाम है टेक्नीशियम। क्या है, टेक्नीशियम। टेक्नीशियम पहला ऐसा एलिमेंट है जो कि हम लोग क्या किए थे, लैब में बनाए थे, TC, याद आ रहा है। हाँ, ह्यूमन मेड है। अब कुछ रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ये तो पता ही, रेडियो एक्टिव एलिमेंट उस दिन याद कराए थे। ये है, तो कौन कौन होता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट, टोटल कितना है, 38, 83 से 118। अब उसके एक 20 एलिमेंट जो आर्टिफिशियल है, पूरा नाम से वो तो याद ही है। उसके बाद कुछ याद कराए थे, यूरेनियम, थोरियम, पोलोनियम जो बॉम्ब में यूज होता है, रेडियम, ये जो मैडम क्यूरी खोज की, रेडॉन सबसे भारी गैस है, ये भी रेडियो एक्टिव है। फिर अब 3 कंट्री के नाम पे, अमेरिकन, फ्रांस, फिर से कैलिफोर्नियम, फिर से ट्राइटियम सबसे हल्का रेडियो एक्टिव एलिमेंट, टाइटेनम नहीं, फिर एक एक्टेनम और स्टेंथेनियम, ठीक है। तो ये सब रेडियो एक्टिव एलिमेंट है।
याद हुआ? हाँ अब यहाँ पे देखो, रेडियो एक्टिव एलिमेंट पढ़ने से पहले तुमको एक चीज समझना पड़ेगा। हम कोई कोई एलिमेंट है, हाँ जैसे कि एलिमेंट है, हम ऐसे लिख दिए, कोई भी एलिमेंट ले लेते हैं, जैसे कि मान लेते हैं कार्बन लेते हैं, तो ऐसे लिखते हैं, कार्बन का एटॉमिक नंबर नीचे लिखते हैं 6, अब मास नंबर ऊपर लिखते हैं। इसी मास नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? एटॉमिक मास भी बोलते हैं या फिर मास नंबर। तो 6 नीचे लिखते हैं, अब 12 ऊपर लिखते हैं। तो मान ली कोई एलिमेंट है एक्स, कोई भी एलिमेंट है, उसको एटॉमिक नंबर नीचे लिखते हैं, उसको क्या चीज से डिनोट करते हैं? जेड। ये क्या बताता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन किसी आइटम में कितना है, एलिमेंट में कितना है। और ऊपर क्या चीज से लिखते हैं? ए। ये क्या बताता है? मास नंबर। अब मास नंबर किसका बराबर होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर कितना है। इसको समझना बहुत जरूरी है। तो नीचे लिखते हैं ए, याद बोले ऊपर लिखते हैं ए, नीचे लिखते हैं जेड। याद करो, कैसे याद करोगे? तो ए मतलब एबीसीडी में पहले तो एबीसीडी लिखने स्टार्ट करेंगे तो ए ऊपर में लिखते हैं ना, और जेड बाद में लिखते हैं तो नीचे में आएगा। और इसको बोलते हैं मास नंबर, इसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर। इतना याद हुआ? पक्का? चलो अब बिल्कुल समझ में आ जाएगा। जैसे रेडियो एक्टिव एलिमेंट कोई है तो इसके बारे में बोला जाता है कि अगर ये कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट है तो इसके में से 3 वो रे निकलता है, अल्फा, बीटा, गामा। यहीं से आया जो पूरे फिजिक्स में अल्फा बीटा गामा क्या होगा? जिंदगी भर रिपीट होगा। बोलेगा एक अल्फा कण गया पार्टिकल्स, और जो है मैग्नेटिज्म में इसे होने लगा, इसे टाइप का क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो अल्फा अल्फा सुनते रहोगे, यहीं पर है। तो ये जो एक आदमी था, सोडी फेजान लॉ, क्या है? सोडी फेजान लॉ। इन्होंने बताया कि कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट में से अल्फा बीटा गामा निकलने से क्या होता है? एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास में क्या चेंजिंग आता है। ठीक है ना? अगर कोई भी एलिमेंट है, क्या है ये, मान ले कि कोई एलिमेंट है, ये बॉक्स है, हम ले रहे हैं कोई एलिमेंट जो रेडियो एक्टिव, मान लो यूरेनियम सबसे फेमस रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, तो इसमें से क्या निकलेगा? अल्फा। क्या निकलेगा? अल्फा। फिर क्या निकलेगा? बीटा। फिर क्या निकलेगा? गामा। तीनों रे निकलते रहेगा। ठीक है, अभी तीनों रे निकलेगा ना, तो अल्फा निकलेगा ना, तो अल्फा अगर एक अल्फा निकलता है, एक अल्फा निकलेगा अगर यूरेनियम से, तो याद रखना एक अल्फा में क्या होता है कि एलिमेंट है यूरेनियम, तो इसके ऊपर में से 4 कम करेंगे। क्या करेंगे? 4 कम करेंगे, मतलब इसके एटॉमिक नंबर में से क्या कम करेंगे? ए ऊपर में ए लिखते हैं, इसके एटॉमिक नंबर से कितना ये निकल जाएगा? 4 कम हो जाएगा। इसके नीचे जो है क्या है? बीटा। सॉरी, एटॉमिक मास नंबर में से ना, इसके नीचे क्या है? एटॉमिक नंबर। इसमें से 2 कम हो जाता है। ठीक है, इसी तरीके से अगर कोई यूरेनियम है जिसमें से बीटा निकलेगा, क्या निकलेगा? बीटा। अगर बीटा किरण निकलेगा तो इसके बीटा किरण निकलेगा, तो इसके ऊपर में कुछ नहीं बदलाव आएगा, अभी भी एटॉमिक नंबर वही है, मास नंबर वही है, बाद में भी वही रहेगा, बस नीचे में क्या हो जाएगा? एक प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक प्लस होगा, प्लस हो जाएगा। असर गामा निकलेगा तो किसी पार्टिकल्स में से तो गामा निकलेगा तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। गामा निकलेगा, एक गामा इसे डिनोट करते, गामा निकलेगा तो कोई चेंजिंग नहीं आएगा। मतलब ये जो एलिमेंट यूरेनियम है, तो इसके जो अभी भी मास नंबर वही रहेगा और एटॉमिक नंबर वही रहता है, तो गामा निकलने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे याद कर लो इसी को। ये जो एटॉमिक नंबर और मास नंबर कैसे चेंज हो रहा है अल्फा बीटा गामा निकलने से, कौन बताता है? सोडी फेजान लॉ। कौन बताएगा? सोडी फेजान लॉ। तो यहाँ देखिए, अल्फा रे निकलता है तो नीचे में से -2 और ऊपर में से -4। नीचे ऊपर मतलब समझ में आ रहा है? नीचे मतलब एटॉमिक नंबर, ऊपर मतलब मास नंबर। एक बीटा रे निकलता है तो नीचे में +1 हो जाता है, ऊपर में सेम रहता है। एक गामा निकलता है तो जेड और क्या हो जाता है? सेम हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे जैसे यूरेनियम है, क्या है? यूरेनियम है। यूरेनियम का क्या लिखते हैं? नीचे में 92 रहता है, ऊपर में 238 है। इसमें से मान लीजिए कि एक अल्फा रे निकल रहा है। क्या निकल रहा है? अल्फा रे निकल रहा है। तो बताओ, अगर यूरेनियम अल्फा रे निकलता है तो नीचे से क्या निकलता है? नीचे से एटॉमिक नंबर कितना? नीचे से -2 अल्फा है ना, अल्फा की बात कर रहे हैं। तो अल्फा में क्या नीचे से क्या निकलता है? -2 और ऊपर से -4। तो देखो इसको कैसे लिखेंगे साइंस की भाषा में? तो एक निकला
अगर एक अल्फा रे निकला तो नीचे से -2, -2 ऊपर से -4 देखो 92 से कितना बन गया, 90 ये कितना हो गया, 234। अगर ये प्रक्रिया सही चलते हो जाएगा तो होगा कभी 90 कभी 0 हो जाएगा। हाँ और 234 में क्या हो जाएगा, 0 होगा। तब कुछ बचेगा। तो वही वो देखा था उड़ गया, यही से पता लगाया। इसी को बोलते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट। समझ में आया? हाँ। अब बच्चा ही तो समझा दिए, अब बच्चा को याद करने में बड़ी कंफ्यूजन होता है कि नीचे में से 2 निकाले कि ऊपर में से 2 निकाले। तो देखो छोटा नंबर क्या है, नीचे से निकालते हैं। ट्रिक याद कर लो, छोटा नंबर नीचे से, और कोई एलिमेंट है तो छोटा है, तो छोटा नंबर यानी कि -2 कहाँ से निकालेंगे, नीचे से। अब 12 ऊपर लिखाता है ना, तो 12 नंबर ऊपर से निकालते हैं। तो -4 ऊपर से और -2 नीचे से, याद रहेगा। तो 12 नंबर ऊपर से, छोटा नंबर नीचे से। अब और वही एलिमेंट है, इसमें से अगर बीटा निकल रहा है तो देखो बीटा निकलता है ना, तो बीटा में एक जुड़ता है, कम नहीं होता है। बीटा में एक जुड़ता है, वो भी कहाँ पे, नीचे में। कहाँ पे, नीचे में। तो बीटा में हमेशा एक जुड़ेगा। अब ये है यूरेनियम, इसमें से बीटा निकल रहा है, तो ऊपर में कोई प्रभाव आएगा, कितना भी बीटा निकल जाए, एक निकल जाए, 100 बीटा निकल जाए, कोई प्रभाव आएगा नहीं। लेकिन यूरेनियम ये क्या हो जाएगा, बीटा में से ऐड हो गया इसमें एक 92 से क्या हो जाएगा 93। तो बीटा निकलेगा ना, तब फिर ये क्या हो जाएगा, एक अभी दूसरा रूप भी धारण करने लगेगा। ठीक है। और गामा निकलेगा सर, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना अल्फा में भाई, ना ऊपर में और ना नीचे में। ठीक है। तो यही रेडियोएक्टिव एलिमेंट ऐसा ही काम करता है। अब यहाँ पे जो अल्फा बीटा गामा बताएं, इसका कुछ क्या होता है, इसका कुछ और प्रॉपर्टी होता है। एक है गामा, एक है बीटा, एक है अल्फा। तुमसे पूछता सबसे ज्यादा स्पीड किसका होता है, तो गामा का। क्या होता है, गामा का। सबसे ज्यादा स्पीड गामा का होता है, फिर बीटा का, फिर सबसे कम स्पीड अल्फा का। तो कैसे याद करेंगे गामा का, तो गामा रे का सबसे ज्यादा स्पीड होता है। कैसे याद करेंगे, जो सबसे लास्ट में उसको सबसे गामा से याद कर लो गति, सबसे ज्यादा गति इसी का। अब वेवलेंथ किसका, तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ भी गामा का। जो सबसे ज्यादा स्पीड होता है वो सबसे ज्यादा दूर ना ट्रेवल कर देगा। तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ भी किसका होगा, गामा का होगा। और सबसे कम अल्फा का। तो क्या सर अल्फा का कोई इज्जत नहीं है अल्फा का इज्जत। अल्फा सबसे ज्यादा भारी होता है, इसी कारण जिसका आयोनाइजेशन एनर्जी की भेदन क्षमता सबसे ज्यादा होता है। नहीं समझिए, जैसे कि कोई इसमें है, इसमें अगर अल्फा रह जाएगा तो ज्यादा अंदर तक क्या करेगा, छेद कर देगा, अंदर तक चला जाएगा अल्फा रे। और गामा रे कम अंदर तक जाएगा, ये भारी है तो ज्यादा पेनिट्रेट कर देगा। लेकिन जो है अल्फा बीटा गामा में रेस लगेगा तो सबसे पहले कौन पहुंचेगा, गामा पहुंच तो जाएगा, ज्यादा दूर ट्रैवल भी कर लेगा, लेकिन ज्यादा अंदर तक पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा। और ये ज्यादा अंदर तक करेगा। तो अल्फा क्या एक तरीके से कछुआ है। कछुआ जो है, कछुआ ही रेस में जीतता है, धीरे रहता है लेकिन लगातार चलता है। ठीक है। तो अल्फा का क्वालिटी क्या है, वेट और आयोनाइजेशन में, गामा का वेवलेंथ और स्पीड में। याद रहेगा। अब यहाँ पे देखो, जो हम लोग आज एटॉमिक बॉम्ब भी सब बनाए ना, उसका आविष्कार किया था कौन, उसका नाम है रॉबर्ट ओपनर। इसी सब सिद्धांत पे ये किया था। ठीक है ना। मैनहट्टन प्रोजेक्ट एक चलाया गया था, इसमें एटॉमिक बम को बनाने का आविष्कार किया गया था पूरी दुनिया में। और सबसे पहले बार एटॉमिक बम कहाँ पे ये यूज हुआ था, तो अमेरिका का एक न्यू मैक्सिको में अल्मार्गो दी बॉम्बिंग क्षेत्र, वही में अल्मार्गो दी बॉम्बिंग क्षेत्र। हटाओ, याद नहीं तो कोई बात नहीं। यहाँ देखो, अब यहाँ पे सवाल आ गया कि ये जो एलिमेंट दे दिए हैं, एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, तो बताइए इसमें से अगर हम 4 अल्फा 2 बीटा 3 गामा निकालेंगे तो क्या होगा, ये पूछना चाह रहा है। अगर 4 अल्फा 2 बीटा, इधर कर ले रहे, 4 अल्फा 2 बीटा 3 गामा इसमें से निकालेंगे तो क्या लिख पाएंगे इसको, तो चलिए लिख सकते हैं इसको। कितना अल्फा निकाल रहे हैं, 4। तो नीचे से कितना निकलेगा, 1 अल्फा पे कितना निकलता था नीचे से, 2। तो 4 पे कितना निकलेगा। अब एक एक नहीं पूछेगा, बच्चा वाला पूछेगा, एक के बार 10-15 देगा कैलकुलेशन करने के लिए। कितना हो जाएगा, तो नीचे से 8 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 92 में से 8 जाएगा कितना होगा, 92 में से 8 जाएगा तो कितना जाएगा, 5 नहीं 4 होगा, 84 होगा रे। 84 होगा। हाँ 84, और ऊपर में से 4 निकलता है, घटेगा ही, जुड़ता नहीं अल्फा में, अल्फा
घटता है। तो 4 निकलेगा तो कितना हो जाएगा, दस 4 एक चौका 16, यानी कि 15 इधर उधर बच गया ए, वो 219 हो जाएगा। 19 होगा, हाँ 219 होगा। 219। तो ये तो अल्फा निकल गया, तो ये बन गया। अब बीटा निकलेगा तो बीटा 2 है तो नीचे ऐड होता ऐड होता है ना, तो किस में ऐड होगा, इसमें 92 में, हाँ 92 ही में ऐड होता है कि इसमें ऐड होगा 84 में। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो इसमें ऐड होगा ना। बता, 92 92 में ऐड होगा कि 84 में 92 में ऐड होगा। है। 92 में ऐड होगा। चल हम देखेंगे, इनसे पहले 84 में कर देते, तो 1 हो गया, कितना हो गया, एक हो गया। 85। और गामा निकलेगा तो कोई प्रभाव नहीं, 2 बीटा निकलना है तो 2 ऐड करना होगा, ये कितना हो जाएगा, 86 ऊपर, तभी नया एलिमेंट बन गया u इक्वल टू 219 और नीचे में 86। गामा से कोई प्रभाव पड़ता है, जुटो के डराने के लिए, ये कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो कितना हो गया 219/86, समझ में आया। ऐसे ही बनाएंगे। सर हम उसमें से निकाल देंगे, अगर पहले ही गामा बीटा निकाल दिए तो, बीटा जोड़ दिए तो उससे भी बन जाएगा। चलो इससे भी करके दिखा दे रहे। 92 है तो 2 बीटा कितना हो जाएगा 94। अल्फा ऊपर में कुछ चेंजिंग आएगा नहीं। अब इसमें से अल्फा निकालते हैं तो ऊपर से क्या इतना निकलेगा 219, ऊपर से तो वही निकलेगा। और नीचे से कितना निकलेगा अब 4 8 कितना, ये 4 दूनी 8 निकालो, 94 में से हट गया तो कितना होगा, 4 दूनी 8 86, अभी भी आ गया 86। तो उसमें से निकाल दो पहले ही बीटा, या इसमें से निकालो अल्फा के बाद बीटा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसी का पूछा गया था। तो आइए अल्फा बीटा निकालने, हाँ। यही चैप्टर में अल्फा बीटा गामा निकालवाते रहेगा। अब तुम कितने भी हार्ड सवाल बना लेंगे। अच्छा, ये जो होता है कि ये जो होता है जब रेडियो एक्टिविटी चलता है तो किस में चेंज आते रहता है सर। ये जो एटम होता है, तो एटम का जो स्ट्रक्चर पढ़े थे, तो एटम भी होता है, ये क्या होता है साइड में इलेक्ट्रॉन, बीच में क्या होता है न्यूट्रॉन, इसी के अंदर क्या होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, इसको बीच को क्या कहते हैं, और भी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को न्यूक्लियस, एटॉमिक मास भी कहते हैं ना प्रोटॉन, न्यूक्लियस। सही तो बोल रहा है बेटा। तो मतलब जब रेडियो एक्टिविटी चलता है तो एलिमेंट में क्या हलचल चलता है, तो उसके न्यूक्लियस में परिवर्तन आता है। किस में परिवर्तन आता है, न्यूक्लियस में। कैसे, हम तो रटेंगे नहीं, समझेंगे। तो पहले तो सर ही रट जाओ, अब समझो। ठीक है भाई ऊपर से क्या निकलता है, वो एक कोई एलिमेंट है, ये नीचे से क्या है ए, ऊपर ए की जेड, नीचे जेड, ऊपर ए। इसमें से ये किसके सम के बराबर होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की, और ये प्रोटॉन के बराबर। तो इसी में ना लोचा फंस रहा है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में चेंजिंग आ जा रहा है, इसके प्रोटॉन में चेंजिंग आ जा रहा है, इलेक्ट्रॉन में चेंजिंग आ रहा है रेडियो एक्टिविटी से, तो ये गलत। न्यूक्लियस हिलता है, क्या हिलता है रेडियो एक्टिविटी का, समझ में आ गया। अल्फा बीटा गामा का दिया हुआ भेदन क्षमता पूछ रहा है। पेनिट्राइजेशन पावर, आयोनाइजेशन पावर किसका है जो सबसे भारी होगा, सबसे भारी अल्फा, फिर बीटा, फिर गामा। लेकिन यही पूछ दे, स्पीड पूछ दे या वेवलेंथ लैम्डा पूछ दे, तो जो सबसे ज्यादा तेज जाएगा, सबसे ज्यादा दूर जाएगा तो गामा। गामा दूध पी के बीटा और अल्फा, गामा दूध भी आता है, गामा दूध। अब यहाँ पे हाँ, अब ये देखो, ये है तुम्हारे जब है ना, अब तुम जब पढ़ोगे तो ये हम नहीं बताएंगे, अपने आता है 12th में फिगर बनाने के लिए। हाँ, ये फिगर याद कर लेना, इसमें कैसे बिजली पैदा करते हैं वही वाला फिगर है ये। ठीक है, ये आता है फिगर। अब इसमें क्या क्या जो को हम बता देंगे। ई बराबर, हाँ, अब 2 तरीके का रिएक्शन होता है, एक होता है न्यूक्लियर फ्यूजन, एक होता है, कहाँ चले गए, एक होता है न्यूक्लियर फ्यूजन, एक होता है न्यूक्लियर फिजन। फ्यूज मतलब क्या होता है, जोड़ना। फ्यूज मतलब क्या होता है, जुड़ना। फ्यूजन मतलब क्या होता है, टूटना। क्या होता है, टूटना। तो जब 2 चीज ए प्लस बी आपस में मिलके क्या हो गया, ए बी। जब 2 चीज जुड़े तो इसको क्या कहेंगे, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन चल रहा है। जब एक चीज आपस में बहुत चीज में टूट जाए, ए में टूट जाए, बी में टूट जाए, A1 में टूट जाए, B1 में टूट जाए, तो ये टूट जाए तो इसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर फ्यूजन।
तो न्यूक्लियर रिएक्शन में यही पढ़ते हैं, रेडियो एक्टिविटी में ये दो रिएक्शन होता है, एक न्यूक्लियर फ्यूजन और एक न्यूक्लियर फिजन। ये जो फ्यूजन होता है तो फ्यूजन कहाँ पर होता है, तो यही पूछता है एग्जाम्पल तुमको एग्जाम में। तो ये फ्यूजन से बनता है सन जो अपना हीट एनर्जी डेवलप करता है, तो ये जोर जोर के हीट क्या करता है, पैदा करता है। तो सन में होता है फ्यूजन। जो बॉम्ब बनाते हैं, बिजली बनाते हैं, उसमें होता है फिजन। बॉम्ब बनाते हैं उसमें क्या होता है, फिजन। अरे बॉम्ब देखो ना, बॉम्ब जुटने से होगा कि लगातार फटने से होगा, फटने से ना होगा, एक के बाद एक के बाद एक प्रेशर बनेगा, सीधे क्या कर देगा, ब्लास्ट कर जाएगा। तो ये होता है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि फ्यूजन, क्या पूछ रहा है, फ्यूजन किससे होगा, सन में होगा फ्यूजन। हाँ मतलब किससे होगा, किस में होता है, सन में होता है। ये पूछ सॉरी ये बोला सन अपना एनर्जी कहाँ से आता है, फ्यूजन की फ्यूजन से आता है, ठीक है, फ्यूज। अब देखो एक फ्यूजन बताए थे बॉम्ब वाला रिएक्शन, वो जो फिगर आगे दिया हुआ था तुम्हारे बुक में, बल्कि पर बिजली वाला। तो जब बिजली बनाते हैं ना, तो बिजली बनाएंगे उसमें कौन सा रिएक्शन होगा, फ्यूजन। अब इसके अंदर क्या होता है, बहुत सारा टूटते चला जाता है, 1 2 से 3 3 से 4, न्यूट्रॉन का संख्या क्या होता है, बढ़ते चल जाता है। ये सब क्या है, बढ़ते चला जा रहा है। तब इस रिएक्शन को कंट्रोल करना पड़ेगा ना, मतलब बिजली बनाने के चक्कर में परमाणु बम उड़ा देंगे, ऐसा हो जाएगा वहां पे। तो इसको कैसे करेंगे, तो इसमें दो चीज पूछता है एग्जाम में। एक होता है तुमको पूछता है मॉडरेटर। मॉडरेटर क्या करता है कि जो न्यूट्रॉन का स्पीड है जो बन रहा है, ये इसके स्पीड को स्लो करता है। क्या करता है, इसके स्पीड को स्लो करता है। तो इसके लिए किसका यूज करते हैं, ग्रेफाइट रॉड का या फिर डीटीओ। ये बहुत बार पूछता है, हेवी वाटर मॉडरेटर के रूप में न्यूट्रॉन की स्पीड को क्या करता है, स्लो करता है। अब यहाँ पे जो है एक फिर स्लो कर दिया, लेकिन जो ए वो से जो जा रहा है तो यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा आ जा रहा है, फिर ये वो जा रहा है 2 एक्स्ट्रा आ जा रहा है। तो हमको तो ये वो 2 चाहिए एनर्जी बिजली के लिए, लेकिन एक्स्ट्रा जो आ जा रहा है इसको क्या करना है, हमको सोख लेना है। तो इसके लिए कंट्रोल कर लेना है ना, इसको सोख लेना। इसके लिए बोलते हैं कंट्रोलर रॉड। क्या बोलते हैं, कंट्रोलर रॉड। तो ये क्या करता है, एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन को सोख लेता है। क्या करता है, एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन को सोख लेता है। इसके लिए यूज करते हैं बोरोन या कैडमियम का रॉड। बोरोन छड़ बताए थे, बोरोन रॉड लगा के उसमें चिपक जाता है, तो क्या आ जाता है, वो आ जाता है। तो ये न्यूट्रॉन स्पीड को स्लो करता है, हेवी वाटर। इसको क्या बोलते हैं, हेवी वाटर, डीटीओ, या फिर ग्रेफाइट का भी यूज कर सकते हैं। जो बोरोन या कैडमियम का रॉड न्यूट्रॉन की स्पीड को क्या कर देता है, ये न्यूट्रॉन को क्या कर देता है, सो का ये स्पीड को स्लो कर देता है। याद हुआ, तभी रिएक्शन रुक पाएगा, नहीं तो क्या हो जाएगा, बॉम्ब बन जाएगा फिर वो। The atomic bomb is based on nuclear fission। अब यहाँ पे देखो अल्फा बीटा गामा के बारे में और भी चीज बताओ। जो अल्फा है वो कहाँ रहेगा, न्यूक्लियस में ही तो रहता है। कहाँ से ओरिजिन होता है इसका, एलिमेंट के न्यूक्लियस से तो होता है प्रोटॉन। ये भी न्यूक्लियस से, बीटा गामा भी न्यूक्लियस से। जो नेचर होता है अल्फा का क्या होता है, याद रखना, पॉजिटिव चार्ज। याद रखेंगे, पॉजिटिव चार्ज। बीटा पे निगेटिव, गामा पे कोई चार्ज नहीं होता है। कंपोजिशन, तो यहाँ पे ऊपर से 4 निकलता है, नीचे से 2 निकलता है। यानी कि एग्जाम में पूछा जाने वाला बहुत बार क्वेश्चन है कि एक अल्फा किसके बराबर होता है, तो हीलियम के बराबर। किसके बराबर होता है, हीलियम के बराबर 2He4 के बराबर होता है। ये एक अल्फा किसके बराबर होता है, 2He4 के बराबर, क्योंकि नीचे से उसमें भी 2 निकलता है, ऊपर से 4, इसके बराबर होता है एक अल्फा। ठीक है। अब एक बीटा किसके बराबर होता है, तो ये -1 इलेक्ट्रॉन के बराबर। इलेक्ट्रॉन का भी चार्ज निगेटिव, तो एक बीटा इलेक्ट्रॉन के बराबर। एक गामा फोटोन के बराबर। क्या, बीटा तो नीचे पॉजिटिव देते हैं ना। हाँ, तो जो चीज देता है उसके ऊपर निगेटिव चार्ज नहीं आता है। अच्छा। अब यहाँ पे देखो, अब एक गामा किसके बराबर होता है, फोटोन। फोटोन क्या है, तो फोटोन तुम अपना पढ़ोगे तो इसमें समझ। लाइट में, हाँ लाइट में भी फोटोन एकदम बंडल ऑफ फोटोन्स पैकेट निकलता है लाइट, तो फोटोन हो गया। ठीक है, एक बीटा फोटोन के बराबर, एक गामा फोटोन के बराबर। तो एक गामा एक फोटोन, एक अल्फा फोटोन के बराबर है कि हीलियम चार्ज के बराबर है, हीलियम के बराबर है। एक अल्फा हीलियम के बराबर 2He4 के बराबर। अभी जो अल्फा का मास कितना है, तो ये होता है 6.47 इंटू 10 की पावर -27। अब बीटा का मास होता है 9.1 इंटू 10 की पावर -31 के जी। इसका गामा का 0। लेकिन सर ये जो इतना बड़ा बड़ा है, इसका वैल्यू कैसे याद रखें, तो पहले आगे वाला याद रखो, -27 1 to 31 ये याद हो जाएगा।
आगे वाला याद रखो, 6 है इधर, इधर क्या है 9, तो इसको याद किए हम छल का, इसको याद किए बीना, छल का और बीना नाम की 2 लड़की थी। 6 से क्या हो जाएगा 6, ललका से अल्फा, तो 6.4 कुछ करके ऐसा है। अब बीना से बी से क्या हो जाएगा बीटा, ना से 9, ठीक है, छल का और बीना। इस पे कितना चार्ज होता है, तब +2e, इस पे -1 है, इस पे कोई चार्ज नहीं, ठीक है। इतना मास का वैल्यू बताएं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है, अल्फा डिफ्लेक्ट होगा, जिसके पास चार्ज होगा डिफ्लेक्ट होगा, बताए थे। बीटा भी डिफ्लेक्ट होगा, गामा नहीं, क्योंकि गामा के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया अल्फा बीटा गामा के बारे में। और एक चीज तुमको एग्जाम में मतलब कि दे दिया कि कोई एलिमेंट है, ऊपर में 40 लिखा हुआ है, नीचे में 20 लिखा हुआ है। अभी ना कहो, ऊपर में 40, अभी नहीं खाएंगे, जाओ उधर। ऊपर में 40 लिखा है, नीचे में 20 लिखा है। तो अब तुमको बोल देगा कि बताइए चेक करके कि ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है कि नहीं। तो इसका चेक करने का भी एक ट्रिक है। इसका ट्रिक है कि n/p बड़ा होना चाहिए किससे, 1.5 से। यदि किसी एलिमेंट में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो रेशियो है 1.5 के बराबर या बड़ा होता है तो वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट माना जाता है। अब ठीक है, तो ये चीज हो गया, तो इसको याद रखना है। n/p न्यूट्रॉन बाई प्रोटॉन का रेशियो 1.5 या 1.5 से बड़ा होना चाहिए। तो चलिए हम इसमें क्या करते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन निकालते हैं। देखिए अब ये है 40 लिखा हुआ, तो ऊपर यहाँ पे 20। प्रोटॉन कितना बराबर, प्रोटॉन क्या होता है 20 होगा, जो नीचे लिखा रहता है प्रोटॉन के बराबर होता है, और ऊपर जो लिखा रहता है वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के बराबर होता है। तो कितना हो जाएगा, ये भी तो 20 ही आ जाएगा ना, 40 में से 20 जाएगा तो ये भी न्यूट्रॉन कितना आ गया, आता है ना निकालना ही सब, 9th में सिखाए थे। तो 20 हो गया। अब ये हो गया। अब न्यूट्रॉन बाय प्रोटॉन का रेशियो लीजिए, तो 20/20 कितना हो गया, एक। तो एक जो है 1.5 से बड़ा है नहीं, 1.5 के बराबर है नहीं। तो क्या ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है? नहीं है। ऐसे भी कैल्शियम नहीं पढ़े थे, तो ये ऐसे आएगा चेक करने के लिए। अच्छा, ठीक है। अब इसी का निकाल के यूरेनियम रेडियो एक्टिव है, कैसे पहचाने, तो n/p रेशियो इसका निकाल के देखोगे ना, तो ये 1.5 से क्या आ जाएगा, बड़ा आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कि रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट होता है इसका यूनिट क्या होता था, बेकरल के नाम पे, जो किसका खोज किया था यूरेनियम का, क्यूरी के नाम पे जो किसका खोज किया था, क्यूरी मैडम, मतलब वो रोडियम। इसका एक ये नहीं पता लोग, रदरफोर्ड के नाम पर भी होता है। क्यूरी किसका खोज की थी, एक बार हम भूल गए, रोडियम रूबियम, क्या नाम था, रेडॉन तो गैस है। इनको नोबेल प्राइज भी मिला था मैडम क्यूरी को 1903 में, याद रखेंगे। ये 2 नोबेल प्राइज जीतने वाली एकमात्र महिला है फिजिक्स में, मैडम क्यूरी। ये रेडियम का क्या है, रेडियम का, रेडियम ऐसे ही फंसा देगा एग्जाम में, तो रेडियम का। अब यहाँ पे बोला कि एटॉमिक नंबर क्या चीज से डिनोट करते हैं, तो देखो कोई एलिमेंट है, नीचे एटॉमिक नंबर लिखते हैं, ऊपर मास नंबर। तो ABCD लिखने स्टार्ट करते हैं तो ऊपर में A लिखते हैं, नीचे आते आते Z हो जाता है। तो क्या चीज से डिनोट करते हैं, Z, ठीक है, Z। अब यहाँ पे बोल रहा है कि अगर रेडियो एक्टिव एलिमेंट है वो इमिट कर रहा अल्फा पार्टिकल, तो उसके मास में कितना डिक्रीज होगा, मास नंबर में, मास नंबर मतलब ऊपर, एटॉमिक नंबर मतलब नीचे। तो मास ऊपर लिखाता है ना एटॉमिक वेट, तो मास नंबर ऊपर, -4 डिक्रीज बाय 4। अब यहाँ पे बोल रहा है कि द वेलोसिटी ऑफ न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियर रिएक्टर इज रिटार्डेड बाय, तो जो न्यूट्रॉन का स्पीड है उसको कम क्या चीज से करते हैं, बोरोन रॉड से नहीं सोखते हैं उससे, हेवी वाटर का यूज करके। हेवी वाटर को क्या बोलते हैं, DTO। इसके जगह पे ग्रेफाइट भी यूज कर सकते हैं, दोनों यूज करते हैं। गामा रे को क्या बोलते हैं, फोटोन के बराबर होता है, क्योंकि इसके पास क्या है, कोई चार्ज, कोई इलेक्ट्रिक मास नहीं है। अल्फा पार्टिकल्स को क्या बोलते हैं, पॉजिटिवली चार्ज, इस पर चार्ज क्या होता है, +2e+। अब उसके बाद जो होता है इसको किसके बराबर लिखते हैं, हाइट, ये हीलियम के बराबर 2e(H4), और उसका ये बताएं कि ये, हाँ ये तो हो ही गया। मास कितना होता है छल का,
6 पॉइंट कुछ करके है 10 के पावर -27 kg जो भी हो, ठीक है। और उसका बीना का 9 से बी से बीटा ना से 9 9 अल्फा होगा तो नीचे से 4 2 ऊपर से 4। स्ट्रॉन्गेस्ट आयोनाइजेशन रेडिएशन किसका होगा? सबसे आयोनाइजेशन अल्फा ज्यादा भेदन क्षमता। अब ये हो गया अल्फा बीटा गामा। अब रुको हम टॉयलेट का। अब यहाँ पे लाइट का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम लोग पढ़ेंगे, नया नया टाइप का। और सारा पॉइंट जो टेक्निकल पॉइंट है लाइट में उसको क्या कर देंगे तुम्हारा रिवाइज, ठीक है। पहला एक क्वेश्चन है, ये जो सवाल पढ़ोगे तो इस सवाल में पढ़ोगे तो बच्चा कंफ्यूजन हो जाता है। बच्चा क्या किसने तो पढ़ के जाता है, लेकिन पता है एग्जामिनर क्या कंफ्यूज करता है बच्चा को? पता है साइन आई बाई आर ये किसके बराबर होगा, ठीक है ना। साइन आई बाई साइन आर किसके बराबर होगा? पहला ऑप्शन μ1 बाई μ2 के या μ2 बाई μ1 के। मतलब जो पहला जो ये बोलना चाह रहा है कि साइन आई μ1 के बराबर होगा और साइन आर μ2 के बराबर होगा, या साइन आई μ2 यानी कि दूसरे मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर होगा, साइन आर दूसरे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर होगा। ये सीधा सीधी नहीं होता है, ये होता है μ2 बाई μ1। तो यहाँ पे रेशियो किसका पूछ रहा है? n1 बाई n2। तो क्या हो जाएगा r1 बाई r बाई आई उल्टा होता है r बाई आई। चलो बताते, ये देखो बच्चा कंफ्यूज होता है, ठीक है। इसमें याद रखेंगे तो स्नेल्स लॉ क्या बताता है, ये प्रूफ करके आता है μ1 बाई साइन आई, एन यहाँ पे लिखा मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, μ2 बाई साइन आर। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा साइन आई बाई साइन आर, तो μ2 बाई μ1 आ जाएगा। तो ये कंफ्यूज नहीं ना होगा? नहीं। हम ऐसा मान के चल रहे कि तुम पहले से भी पढ़ा हुआ, ये उस तरीके का नहीं पढ़ा रहे कि जैसे कि एक चीज तो पहले से पढ़ा ही हुआ। ए रे ऑफ लाइट फ्रॉम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1, ठीक है ना। अब यहाँ पे यही पूछ रहा है साइन आई बाई साइन आर का वैल्यू क्या होगा बता। साइन आई बाई साइन आर एक मिनट μ2 बाई μ1। तो ये है, याद रहे सीधे सीधे नहीं उल्टा उल्टा होता है। इसमें कंफ्यूज होगा कि नहीं होगा। अब पहले होगा कि नहीं? अब यहाँ पे देखो द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज इतना, ठीक है ना। अब देखो अब इसमें ये सवाल पढ़ोगे तो इसमें जो है तुम्हारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को तुम्हारे वेलोसिटी से कंपैरिजन करा रहा है। अच्छा ये बताओ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेलोसिटी में कैसा रिलेशन होता है? डायरेक्टली होगा? नहीं। सोचो होगा डायरेक्टली? अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका जितना होगा तो वो मीडियम कितना होगा उतना ही डेंसर। डेंसर में लाइट क्या होता है? स्पीड की स्लो? डेंसर में लाइट स्पीड होता है स्लो होता है। अगर पगलेट पानी में लाइट तेजी से चलेगा कि गिलास में? नहीं पानी में ना, पानी में। तब तो ये है, तो इसको क्या है तो म्यू जो है किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है? v के ना। तब मतलब μ1 बाई v1 ऐसे लिख सकते हैं इक्वल टू μ2 बाई v2। अब इसी पे सॉल्व करेगा तो किसका वैल्यू पूछना चाह रहा है? v1 का पूछ रहा है ना। तो v1 बराबर क्या हो जाएगा μ2 बाई μ1 इंटू में v2। अब μ2 बाई μ1 का वैल्यू तुम्हारे क्वेश्चन में दिया हुआ 1.5। तो क्या हो जाएगा v1 1.5 इंटू में v2। हम यही बस इसमें सिखाने का मतलब है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है लाइट के क्या होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये ऐसा कोई फार्मूला नहीं है, इसे लगाना पड़ेगा। 12th है ना तो क्वेश्चन क्या है हाई लेवल का और जाएगा, ठीक है। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। या फिर ऐसे भी हो सकता है कि म्यू बराबर क्या होता था c बाई बी, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाई स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। तो पहले मीडियम के लिए क्या लिख सकते हैं μ1 बाई c बाई v1 और दूसरे मीडियम के μ2 बाई c बाई v2। सर c1 c2 क्यों नहीं लिखे? स्पीड ऑफ लाइट बदल जाएगा दोनों मीडियम में। नहीं बदलेगा। 3.8 इंटू 10 के 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड है ना रहेगा पगला। तो सी दोनों का बराबर कर दो तो μ1 बाई v1 μ2 बाई v2 हो गया। ये है इसमें जितना कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है दिमाग का नस क्या करेगा खोल देगा। अब यहाँ पे बोलना है कि इसमें से जो कौन सा घटना है यहाँ ये देखो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। फिर तुमको टेंथ में पढ़ा है लेकिन अभी का क्वेश्चन थोड़ा ऐसे ही मिलेगा। यहाँ पे देखो इसमें से कौन सा जो घटना है
सूर्य की किरणों के वायुमंडल या प्रवर्तन, मतलब देखो एक घटना होता है रिफ्रैक्शन के कारण और एक घटना होता है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण। कौन सी घटना होता है? तो यहाँ पे बोल रहा है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण कौन सी घटना होता है। तो यहाँ पहला ऑप्शन सुनो, सवेरे सूर्योदय, मतलब सूर्य जल्दी से उग जाएगा। देर से सूर्य ढलेगा। फिर यहाँ पे बोल रहा है दिन के प्रकाश का सूर्यास्त की अवधि में वृद्धि, मतलब कि देर से सूर्य ढलेगा तब मतलब कि सूर्य का जो ढलने का टाइमिंग वो बढ़ा दे रहा है। कि यहाँ पे बोल रहा है कि देर से सूर्योदय और जल्दी से सूर्यास्त, मतलब कि सूर्य उग रहा है देर से और जल्दी डूब जा रहा है। अब ये बोल रहा है इसमें से कौन सा घटना है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण नहीं होगा। ठीक है, तो देखो जो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता है ना, वो हम लोग उसके कारण हम लोग रिफ्रैक्शन में अवश्य ही क्वेश्चन आएगा। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण क्या होता है हमको याद रखना है। सूर्य है ना, सूर्य हमको उगता नहीं है जल्दी। ये देखो सूर्य भी यही है, उगने से पहले ही हमको दिखने लगता है। लेकिन दिखता क्या है? जल्दी। दिखता क्या है? जल्दी। सूर्य जब डूब जाता है तो इसके बाद भी हमको दिखता रहता है। यानी कि सूर्यास्त क्या होता है? लेट से। तो सूर्य उदय में क्या होता है? सूर्य हमको जल्दी दिखता है और सूर्य जब डूबता है तो सूर्य हमें देर तक सूर्य दिखने लगता है। ये होता है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन में। ठीक है ना। कभी कभी सर सूर्य का कलर लाल क्यों दिखता है? तो देखो कलर वाला बात जहाँ आ जाता है वो किसके कारण होता है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण। लेकिन सूर्य का लेट तक दिखना और जल्दी उसको डूब जाने, नहीं लेट तक डूबना और जल्दी दिखना किसके कारण होता है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण। ठीक है, यहाँ पे ये ऑप्शन गलत है। यहाँ पे कह रहा है कि देर से सूर्योदय, मतलब देर से मतलब को दिखाई पड़ेगा। उग जाएगा उसके बाद उगने से पहले ही दिखाई पड़ता है और डूबने के बाद तक दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन क्या होगा? गलत। बताओ। ठीक है, मजा आ गया। अब यहाँ पे ये भी कितना बढ़िया क्वेश्चन है। चेहरे का बड़ा इमेज बनाने के लिए सेविंग मिरर का उपयोग करते हैं। तो इसमें से लाइट का कौन सा घटना होगा? हमको पता है, हमको चेहरा देखना है। तो इसके लिए यहाँ पे क्वेश्चन में बोल दिया सेविंग मिरर का यूज कर रहे हैं, लेंस का नहीं। क्या यूज कर रहे हैं? सेविंग मिरर। तो हम जो मेरा चेहरा दिख रहा है हमको, तब मेरा चेहरा क्या कर रहा है? इस आईना में दिख रहा है। तो बताओ इस आईना में कौन सी घटना के कारण हमको वो चेहरा दिख रहा है? वो कनकेव लेंस था ना। वो तो हम मिरर वाला पढ़े थे। हाँ, तो मिरर है तो इसमें कौन सी घटना हो रहा है? ऑप्शन रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, बोथ की नन। ऐसा पढ़े तेरे पगला, वही थ्योरी है लेकिन सवाल को क्या किए हम? घुमा दिए, पूरा घुमा दिए हैं। यहाँ पे ये सब पकड़ना था सेविंग मिरर। सब पकड़ना था सेविंग मिरर। तो देखो तुम जो है, तो देखो अब भी बताए थे मिरर में क्या होता है? रिफ्लेक्शन होता है। वापस लाइट आएगा टकरा जाएगा, चला जाएगा। रिफ्रैक्शन नहीं होता है कि लाइट आर पार चला जाएगा, वो लेंस में होता है। तो यही शब्द पकड़ के हमको मारना था कि मिरर में क्या होता है? रिफ्लेक्शन होता है। लेंस में क्या होता है? रिफ्रैक्शन। अब यहीं पे सवाल एग्जामिनर चेंज करता है कि चेहरे में बड़ा इमेज देख रहे हैं, सेविंग लेंस का उपयोग कर रहे हैं, तो इसमें लाइट का कौन सा घटना होता है? रिफ्रैक्शन हो जाता है उस समय। ये पकड़ना था शब्द। ठीक है, कौन सी घटना होता है, इसे ये पता चल गया कि जो लेंस में क्या होता है? रिफ्रैक्शन, लाइट आर पर चल जाता है। मिरर में रिफ्लेक्शन, लाइट वापस आ जाता है। अब यहाँ पे बोल रहा है द पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ ए आई, द पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ ए आई डिक्रीजेज विद द एजिंग, द कंडीशन इज। अब ये एज के कारण वो हो जाता है प्रेसोबायोपिया, जिसमें दूरी नजदीकी क्या होता है? दोनों खराब हो जाता है। इसमें सिलियरी मसल्स आदमी का क्या हो जाता है? कमजोर। आँख का जो मसल्स क्या हो जाता है? कमजोर। आँख के मसल कमजोर होने से जो एकोमोडेशन पावर ऑफ आई है वो क्या होता है? आँख का संयोजन क्षमता गड़बड़ा जाता है। आँख एडजस्ट नहीं कर पाता दूर को देखने के लिए, नजदीक को देखने के लिए। ठीक है ना। तो इसी कारण उसके कारण क्या हो जाता है? प्रेसोबायोपिया हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे शब्द याद क्या रखना था? एकोमोडेशन ऑफ आई गड़बड़ा जाता है, सिलियरी मसल्स के कारण होता है। प्रेसोबायोपिया इज विजुअल डिफेक्ट काउज्ड बाय, किसके कारण होता है? तो जो तुम्हारा सिलियरी मसल वो कमजोर होने लगता है। तो क्या ये कमजोर होना कोई बीमारी नहीं? जैसे उम्र बढ़ेगा कमजोर होने लगेगा, यही होता है बूढ़ा लोग में। इसका सिलियरी मसल्स क्या हो जाता है?
कमजोर, जिस कारण उसका एकोमोडेशन ऑफ आई पावर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब जो प्रेशर बाय पेज को कैसे ठीक करेंगे, तो ऊपर में क्या करेंगे, ऊपर नीचे टर्बुलेंस लगाते हैं। अब इसमें बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, ऊपर में कनकेव कि नीचे में कनकेव, ऊपर में कन्वेक्स कि नीचे में कन्वेक्स। तब बताए थे कि मेरी एक्स नीचे रहती है, ये तो नीचे में कन्वेक्स, ऊपर में कनकेव लेंस। अब यहाँ पे और क्वेश्चन, अब यहाँ पे बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। पता है ना आर और एफ में रिलेशन होता है, यहाँ पे बोला आर बराबर 2f होगा, एफ बराबर 2 होगा, आर बराबर 2/f होगा, एफ बराबर r/2 होगा। कौन सा रिलेशन सही है, तो चलिए हम बता दे रहे हैं। इसे तो आर बराबर 2f होता ही रटना ही चाहिए तुमको, कि जो रेडियस होता है वो फोकस के 2 गुना होता है। अभी कैसे, तो ये फिगर भी है देख लो, हम फिगर बनाते थे इसे बचपन में, तो हम लोग यहाँ पे पोल से लाइन प्रिंसिपल एक्सिस जाता था, यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस था, यहाँ पे फोकस था, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर था। यहाँ से यहाँ तक के दूरी को क्या बोलते हैं, रेडियस। यहाँ से यहाँ क्या है, फोकस। और सेंटर फोकस का भी दूरी क्या होगा, सेम, जितना यहाँ होगा उतना यहाँ। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, 2f। समझ में आया कि रट रहे हो, नहीं समझे। अब इसी को आर बराबर 2f है, तो इसी को एफ बराबर क्या लिख सकते हैं, r/2। तो एफ बराबर r/2, ये भी सही है और ये भी सही है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कितना बिजोड़ है, तुमको ये शब्द भी सीखने को मिलेगा एक, कि पावर है किसी लेंस का, ठीक है ना, पावर ऑफ ए लेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू विच ऑफ द फॉलोइंग, 1/f, f या बोथ। किसी लेंस का पावर किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, बताइए। इनवर्सली मतलब क्या होता है, उल्टा, एक बढ़ेगा तो एक घटेगा, 1/, करके लिखते हैं। डायरेक्टली मतलब सीधा। तो देखो पावर का फॉर्मूला हमको पता है कि 1/f होता है, तो यहाँ पे दो चीज, पावर जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/f की, पूरा क्या हो जाएगा, क्या हुआ ना, नहीं यही तो क्वेश्चन सेट किया गया है, ये डायरेक्टली हो गया। इनवर्सली किसके होगा, फोकस के। अच्छा, इनवर्सली किसके होगा, फोकस के। और डायरेक्टली किसके होगा, 1/f के। देखो 1/f यहाँ पे डायरेक्ट ना मिल जा रहा है, इनवर्सली नीचे रहेगा तब ना इनवर्सली होगा। तो यही दिमाग का नस खोला जा रहा है, इनवर्सली डायरेक्टली। अब ये एग्जामिनर तुमको ये शब्द का प्रयोग कोई भी फॉर्मूला में कर देगा, जिसमें उल्लू बना देगा डायरेक्टली इनवर्सली, ठीक है ना। तो इनवर्सली पूछा जा रहा था तो किसके होगा, इनवर्सली फोकस के। अब बच्चा मार के आ जाता है 1/f के, कि हाँ पावर इक्वल टू 1/f होता है, तो इसको मार दे रहे हैं। ये कॉमन बात है, इनवर्सली f के होगा, डायरेक्टली 1/f के, क्योंकि फार्मूला में सामने पावर इक्वल टू 1/f है ना, तो डायरेक्टिव हो गया ना। तो ये है, समझ में आ रहा है, पढ़े वही हो लेकिन सोचने का तरीका क्या हो गया, अलग हो गया। अब यहाँ पे कि विच इज द, अब देखिए कितना बिजोर क्वेश्चन है यहाँ पे, वेयर इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर प्रेजेंट इन ए कनकेव मिरर। कनकेव मिरर कोई है, इसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ पर, बिहाइंड द मिरर, इन फ्रंट ऑफ मिरर, एट द सेंटर ऑफ मिरर, या एनीवेयर। मिरर के पीछे, मिरर के आगे, कहाँ पे तुमको सेंटर ऑफ कर्वेचर बोले या फोकस मिरर कहाँ मिलता है, इन फ्रंट ऑफ मिरर। चलो बताया जाए। अब यहाँ पे हम चारों केस लिख दिए, मतलब कि मान लो कोई कनकेव मिरर है, क्या है, कनकेव मिरर है, तो कोई कनकेव मिरर का फिगर ऐसे बनेगा, ये इधर लाइन है, इधर प्रिंसिपल है, इधर फोकस, इधर सेंटर है, इधर लाइन आता है ऐसे पास होता है, इधर लाइन आता है ऐसे पास होता है। अच्छा ये जो है इधर बाहर क्या होता है, रंगावर होता है, तो ये क्या हो गया, मिरर के पीछे भाग, ये मिरर के आगे। तो बताओ, तो तुमको ये मिरर के आगे ना फोकस होता है कनकेव मिरर का, तो कनकेव मिरर का फोकस पूछे या सेंटर ऑफ कर्वेचर पूछे, तो मिरर के आगे। इसी को शब्द क्या लिख सकता है, इन फ्रंट ऑफ मिरर के जगह टुवार्ड्स द मिरर, यानी कि मिरर के सामने। फिर पोल कहाँ पे रहता है, आगे के पीछे, पोल पीछे रहता है, ए पगला, पोल सेंटर पे रहता है मिरर के। अच्छा। देखो मिरर पे ही रहता है लोकेट। पोल किस, आप फिर ये पूछता है एक सवाल कि पोल किसका पार्ट है, मिरर का कि स्फीयर का। देखो इसे अपने मन से बताए थे, वो अपने ऐसे करेंगे तो स्फीयर बन जाएगा। तो पोल किसका भाग है, स्फीयर का कि मिरर का, अरे मिरर का ना भाग है, यहाँ पे ना है। सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है ये मिरर का भाग है, नहीं ना, ये तो अपने मन से वो सेंटर बना ऐसे बनाएंगे तो बीच में क्या मिल जाएगा, सेंटर, तो ये स्फीयर का पार्ट है, ठीक है। अब आते हैं इधर, कन्वेक्स मिरर में फोकस कहाँ रहता है, देखिए कन्वेक्स मिरर का एग्जाम याद करवा दे रहा है। ये देखो ये है लेंस, ये मिरर,
मिरर है, अब इसको ऐसे 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 क्या है, रंगा वाला भाग है तो मिरर का पीछा भाग हो गया, आगे भाग से क्या होगा, ऐसे लाइट आएगा, ऐसे रिफ्लेक्ट होगा, ऐसे लाइट आएगा, ऐसे रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है। अब बताओ यहाँ पे इसका फोकस कहाँ है, इस साइड, क्योंकि इधर लाइट अपीयर टू होता है। हाँ। तब इसका इसका कन्वेक्स का फोकस कहाँ पर है, पीछे, मिरर के पीछे है। मिरर ई क्या हो गया, रंगा वाला भाग मिरर के पीछे होता है, बिहाइंड द मिरर। अब पोल कहाँ पर है, एट द सेंटर ऑफ मिरर। ठीक है, तो यही सब बात है। तो याद रखना कनकेव मिरर में फोकस कहाँ होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, मिरर के सामने। हाँ। इसमें पीछे पीछे देखो पीछे। और ये पूछ दे कन्वेक्स लेंस में, तो इसका फिगर ये होता है। कन्वेक्स लेंस में तो याद रखना दो फोकस होता है, तो हम किसको माने। तो ये देखो आगे हो गया, ये क्या हो गया, अच्छा, टुवार्ड्स द लेंस, लेंस के आगे। और कनकेव में टुवार्ड्स मिरर के पीछे। जहाँ पे इमेजिनरी फोकस पे लाइन जा रहा हो क्या हो जाएगा, बिहाइंड द मिरर। हम ये भी बताए थे कनकेव मिरर को ही कन्वेक्स लेंस बोलते हैं और कन्वेक्स मिरर को कनकेव लेंस बोलते हैं। तो इसका भी आगे बन रहा है। हाँ। फोकस, तो इसका भी आगे बनेगा। और ये बैक बैक समझ में आ गया। हाँ। अभी देखो बहुत चीज देखने को सीखने को मिलेगा। अब यहाँ पे देखो, ये मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन है लैंग्वेज का। इन द केस ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम ए कन्वेक्स मिरर, when a parallel ray of light is incident on a reflecting surface, then the reflection of light appears to be। मतलब बोल रहा है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट है कनकेव मिरर में, कनकेव मिरर कैसे बनेगा, ऐसे। अब इस पे बोल रहा है क्या हो रहा है, when a parallel ray of light incident on the reflecting surface, तो पैरेलल रे ऑफ लाइट कैसे इंसिडेंट करेगा, ऐसे। ये किससे पास करेगा, फोकस से। तो यहाँ पे बोल रहा है तो फिर क्या होगा, अब ऑप्शन सुनिए। कन्वर्ज, ये कन्वेक्स मिरर है ना यार पगला, कन्वेक्स मिरर है, कनकेव थोड़ी। तो क्या हो जाएगा, ऐसे जाएगा पैरेलल। हाँ, ऐसे क्या हो जाएगा, डाइवर्ज हो जाएगा। लेकिन इसका एक इमेजिनरी क्या होगा, अपीयर टू बी फोकस। अपीयर, तो यहाँ पे एक शब्द बोल रहा है कन्वर्ज एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होता है, नहीं तो फोकस पे होता है। वो भी कन्वर्ज नहीं, डाइवर्ज होता है, वो भी अपीयर होता है। डाइवर्ज फ्रॉम द सेंटर, अरे भाई सेंटर ऑफ कर्वेचर से नहीं होता है, फोकस पे वो लाइन जाता है। डाइवर्ज फ्रॉम द प्रिंस, अब यहाँ पे ये शब्द देखो, ये दोनों लगेगा, ऑप्शन सेम है। डाइवर्ज फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस या डाइवर्ज एट द प्रिंसिपल फोकस, क्या अंतर है इसमें, फ्रॉम और एट का। तो बताओ कौन सा ऑप्शन चुनेंगे। एनसीईआरटी में सेम यही लाइन यूज हुआ हुआ 11th और 12 में। तो फर्क जाएगा, फ्रॉम एट में ही रह जाएगा। तो एट नहीं मार देना, फ्रॉम। ठीक है, क्या हो जाएगा, से। ठीक है ना, से बोलना। ठीक है, तो पूरा छेव के पढ़ के गया, ये एट फ्रॉम पे ध्यान नहीं दिए। अब ये है, तो ये सवाल जो है हम भी आया था, ये सवाल पूछा हुआ एग्जाम में, तो हम भी गड़बड़ा गए। तो हम सोचे बच्चा तो और गड़बड़ाएगा। तो ये देखो, जब ये केस है पहला का, तो जब पैरेलल आ जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा, इधर आ रहा है अपीयर टू डाइवर्स फ्रॉम फोकस, एट नहीं। फिर ये कनकेव में भी क्या होगा, ये जा रहा है इधर, फिर ये इधर आ रहा है। अगर ये पैरेलल जा रहा है रे ऑफ लाइट, तो ये भी क्या हो जाएगा, अपीयर टू डाइवर्ज। क्या हो जाएगा, अपीयर टू डाइवर्ज, अपीयर टू कन्वर्ज हो रहा है, वापस चला जा रहा है, ये भी कन्वर्ज हो रहा है, नहीं ये भी वापस चला जा रहा है, अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम फोकस है। ठीक है ना, लोकेटेड ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस। अब सेम साइड ऑफ द लेंस, ये जो लेंस के साइड है वही वाला पे, अपोजिट साइड ऑफ द लेंस नहीं, ये भी सब याद रखना है, सेम साइड ऑफ द लेंस। अब तक हमको सब फिगर दिखा दीजिए तो एक बार मूड ताज़ा हो जाएगा, हरी हरी। तो देखिए ये हो जाएगा, पहला है। पहला में क्या होता था कि जब रे ऑफ लाइट पैरेलल जाता था, तो ये क्या होता था, फोकस से ऐसे आ जाता था, ऐसे थ्रू फोकस। कनकेव मिरर का दूसरा केस से क्या होता था, अगर कोई रे ऑफ लाइट, अगर लेकिन कोई रे ऑफ लाइट अगर फोकस से जाए तो वो पैरेलल, क्या हो जाता, पैरेलल होता था प्रिंसिपल एक्सिस के। तीसरा, अगर कोई रे ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाता था वापस उसी लाइन पे आता था। चौथा,
कोई अगर रे ऑफ लाइट ऐसे जा रहा है तो यहाँ पे दोनों का एंगल क्या हो जाएगा, इंसिडेंट बराबर रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। अब आगे कन्वेक्स में अगर कोई रे ऑफ लाइट इसमें जाता है ऐसे तो वो पैरेलल जाता है गिरेगा तो वो डाइवर्ज हो जाएगा। ये फोकस पे एक लाइन अपीयर होगा, लेकिन फ्रॉम द, यही बात पूछना चाह रहा था, देखो क्या लिखा, फ्रॉम द फोकस की एट द फोकस, फ्रॉम द फोकस अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम द फोकस। फिर ए रे ऑफ लाइट अगर कोई इंसिडेंट हो रहा है फोकस की ओर, टुवार्ड्स द फोकस, मतलब इसकी ओर हो रहा है तो क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, तो वो पैरेलल हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, ठीक है ना, प्रिंसिपल एक्सिस के। फिर है कि एक रे ऑफ लाइट अगर ये इस पे आ रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा, नहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर, हाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा तो उसी पर वापस आ जाता है, क्या आता है, उसी से वापस आ जाता है, ठीक है ना। अब फिर ये बाहर में आएगा, सेम एंगल बनाएगा, इस पर तो ज़्यादा सवाल भी नहीं आता। फिर अब लेंस वाला में 6 फिगर, अब यहाँ पे है कि पहला वाला केस लेंस में जाएगा तो F2 से पास होगा, ठीक है, और ये जाएगा इसे तो F1 से तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकल जाएगा। तो इसमें भाषा में कोई दिक्कत नहीं है, समझने में दिक्कत नहीं है। ये संतोष पागल याद है हमें, संतोष पागल कहाँ से पास होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, नहीं लेंस में ऑप्टिकल सेंटर से। ये होगा तो ये जाएगा फिर डाइवर्ट कर जाएगा, ये जाएगा इंसिडेंट होगा तो डाइवर्ज हो जाएगा, और अपीयर फ्रॉम द फोकस ऑन दी सेम साइड ऑफ द लेंस। देखो लेंस है, लेंस का साइड है ना, सेम साइड ऑफ द लेंस, ये भी शब्द याद रखना। और ये है जा रहा फोकस से तो पैरेलल निकल जाएगा, इसमें कोई शब्द का लोचा नहीं है, बस समझने के लिए। यहाँ पे सब देखो पहले भी पढ़े थे लेकिन ऐसा दिमाग सोचे थे नहीं, डीपली क्वेश्चन। ये ऑप्टिकल सेंटर पे जाएगा तो ऑप्टिकल सेंटर, और ये हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन, अब यहाँ पे बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसमें से कौन सा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का एग्जाम्पल नहीं है। इमेज फॉर्मेशन बाय ह्यूमन आई, ये है रिफ्रैक्शन का, ठीक है ना। इमेज फॉर्मेशन बाय ह्यूमन आई, फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, रेड कलर ऑफ सेटिंग सन। कलर का बात आ जाए तो किसका यूज होता है, कलर का बात, स्कैटरिंग। कलर का बात किस में आया, डूबते समय सूरज जो है लाल दिखता है तो वो रेनबो में भी कलर बनता है, लेकिन रेनबो में रिफ्रैक्शन का भूमिका होता है, इसी कारण ये सवाल तुमको फंसाया गया है, याद रखना। तेरा बन के पेड़ा खिलाना चाह रहा। अब यहाँ पे बोल रहा है कि द रेड कलर ऑफ द सेटिंग सन, तो कलर का बात जब भी आ जाए क्या हो जाएगा, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट का कौन कौन एग्जांपल एक बार हमको माथा में घुसा दीजिए। जो कलर वाली बात है, जैसे ब्लू स्काई, आसमान का नीला दिखना। आसमान नीला क्यों दिखता है, तो आसमान में एयर मॉलिक्यूल्स है। स्कैटरिंग क्यों होता है, लाइट छितराएगा कब, जब किसी से टकराएगा। तो आसमान में जो एयर मॉलिक्यूल्स है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, इस सब से क्या होता है, जो छोटा वाला वेवलेंथ है वो क्या हो जाता है, स्कैटर शॉर्टर ब्लू वेवलेंथ मोर देन द रेड मेकिंग द स्काई। अब जो छोटा वाला जो वेवलेंथ है, छोटा वाला वेवलेंथ सबको नहीं, रेड तो बड़ा वेवलेंथ है ना, तो छोटा वाला वेवलेंथ जैसे ब्लू वगैरह हो गया तो सब चितरा जाता है। इसी कारण क्या हो जाता है, ब्लू दिखने लगता है, रेड सीधा सीधा चल जाता है। अगर रेड सबसे छोटा होता तो रेड दिखता है आसमान, ठीक है। तो शॉर्टर वेवलेंथ चितराता है। अब उसके बाद रेड क्यों दिखता है सनसेट के समय, तो देखो सनराइज यहाँ पे हो रहा है, हम लोग के भले एकदम सुबह में होता है, सामने में दोपहर में, और शाम में सूरज हम लोग के पृथ्वी से दूर चल जा रहा है। तो यहाँ पर क्या है, डायरेक्ट सारा वेवलेंथ पहुंच जा रहा है, जाते बीच में तकलीफ नहीं है। लेकिन अब इसको दूर जाना है, यहाँ पे बताओ शॉर्टर वेवलेंथ, जब बीच में एयर डस्ट भी है, मॉलिक्यूल्स भी है, तो शॉर्टर वेवलेंथ यहीं पे चितरा जाएगा। हमारे आँख के पास सिर्फ कौन कलर बचेगा, रेड। तो शॉर्टर वेवलेंथ चितरा जाता है, उधरे रह जाएगा, और हायर वेवलेंथ है वो हम लोग आँख के पास पहुंच जाएगा। अरे गेट क्यों खोली, बंद करो। तो इसी कारण उसके बाद टिंडल इफेक्ट बताए थे, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण होता है, किस में, कोलाइडल में और
सॉल्यूशन में नहीं, सस्पेंशन। सस्पेंशन में, याद है तुमको। फिर व्हाइट क्लाउड, बंद करो है, गेट बंद करो। व्हाइट क्लाउड, व्हाइट क्लाउड मतलब उजला उजला क्लाउड में क्यों दिखता है? तो वाटर टेबलेट से क्या होता है, लाइट स्कैटर करता है, सब लाइट इक्वली करता है, तभी व्हाइट दिखने का मतलब सारा वेवलेंथ एक साथ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट स्कैटर हो रहा है। लाल दिखने का मतलब कि केवल ब्लू वाला जो शॉर्टर वेवलेंथ है वो स्कैटर हो जा रहा है, लाल वाला हम लोग के पास पहुंच जा रहा है। फॉग भी इसी कारण होता है। फॉग डस्ट एंड स्मोक पार्टिकल्स क्या है, अब हम लोग को है, अभी देखो ठंडा के दिन में है, तभी दिखाई किस लिए नहीं पड़ रहा है? तो यहाँ पे देखो ये भी स्कैटरिंग हो रहा है, इसमें भी डस्ट एंड स्मोक पार्टिकल स्कैटर लाइट एंड रिड्यूसिंग द विजिबिलिटी एंड हेज। तो डस्ट मौजूद होता है, स्मोक पार्टिकल होता है, धुआं, वो क्या करता है, सारे लाइट को क्या करता है, स्कैटर कर देता है, सारे लाइट को स्कैटर कर देता है। समझ में आया? तो वो इस कारण उसमें भी क्या दिखता है, व्हाइट व्हाइट दिखने लगता है हम लोग को। तो फॉग में भी क्या होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो वहां पे रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन होगा क्या? नहीं। उसके बाद तो यही सब है। तो मेनली क्या क्या याद रखना था तुमको, ये आसमान का ब्लू कलर, इसमें शॉर्टर वेवलेंथ क्या होता है, स्कैटर होता है। रेड, उसमें भी शॉर्टर वेवलेंथ स्कैटर होगा, लेकिन हायर वेवलेंथ हम लोग के पास पहुंच जाता है। टिंडल इफेक्ट, व्हाइट क्लाउड और ये कोहरा। अब यहाँ पे यही है, देखो यही है स्कैटरिंग ऑफ लाइट में कैसे होता है। देखो दिन में क्या होता है, सूरज हम लोग के सामने होता है, और यहाँ पे शाम में इधर हो जाता है। तो शॉर्टर वेवलेंथ क्या हो जा रहा है, स्कैटर हो जा रहा है, हायर वेवलेंथ हम लोग के पास पहुंच जा रहा है, तो इसी कारण लाल दिखता है। और दिन में क्या होता है, नजदीक होता है ना, कोई स्कैटर नहीं हो पाता, सारा लाइट एक साथ हम लोग के पास पहुंच जाता है, इसी कारण दिन में सूरज लाल नहीं दिखता। दोपहर में मतलब एकदम सामने, तो एकदम देखो सूरज एकदम नजदीक के ऊपर रहेगा। तो यहाँ पे लिख रहा है कि सूरज सुबह में पृथ्वी से दूर रहता है, तो जितना भी बीच में डस्ट पार्टिकल्स होता है वो कम वेवलेंथ वाली लाइट को क्या कर देता है, स्कैटर कर देता है, और अधिक वेवलेंथ वाले लाइट को क्या कर देता है, हमारे पास भेज देता है। ठीक है ना? सो ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट डस्ट पार्टिकल, आकाश हमको नीला और सूरज लाल दिखता है। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ सवाल और भी कि वाई सन अपीयर्स टू बी रेड एट द मॉर्निंग, क्यों दिखता है रेड एट द मॉर्निंग? ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन के कारण। लाइट कलर का बात है, कहते रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्शन नहीं होगा, स्कैटरिंग ऑफ लाइट ऑफ लोअर वेवलेंथ। हाँ भाई, लोअर वेवलेंथ का स्कैटर हो जाता है, हायर वेवलेंथ का स्कैटर नहीं होगा, हायर वेवलेंथ का नहीं हो पाता, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय वाटर ड्रॉपलेट्स, नहीं वाटर ड्रॉपलेट्स रहता है, नहीं तो रेनबो बन जाएगा ना वो। ये डस्ट पार्टिकल से स्कैटर होता है। ठीक है। कंडीशन फॉर स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज मोर इफेक्टिव कब, जब वेवलेंथ क्या हो, शॉर्टर के हायर, शॉर्टर हो क्या वेवलेंथ, शॉर्टर हो, तब ना शॉर्टर होगा तभी तो स्कैटरिंग होगा। ठीक है ना? फिनोमेना बेस्ड ऑन स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या क्या है, आकाश का रंग नीला दिखना, पानी का रंग नीला दिखना, सूरज का उजला चमकना। सूरज का उजला चमकना थोड़ी होगा, वो नहीं होगा, सूरज का लाल दिखना है, लाल दिखना होगा, क्या कि उजला हो जाएगा तो सारा तो वापस आ जाएगा, तो कोई रे ऑफ लाइट स्कैटर कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो वो कितना फंसा रहा है, ये स्कैटर नहीं हो रहा उसमें। लेकिन देख रहा है कि जो रट के जगह की रंगने वाला चीज है तो उसका पोपट बन जाए, वो समझेगा कि वाइट भी है तो रेड कहाँ से हो। तो रेड है तो वाइट भी होगा, टिंडल इफेक्ट। लेकिन तुम तो फेनोमेना समझ के गया है ना, तो ये नहीं है। ठीक है। अब यहाँ पे है आउट ऑफ द फॉलोइंग द फेनोमेना, अब यहाँ पे रेनबो, रेनबो में कौन कौन सा फेनोमेना के कारण रेनबो बनता है, ये चीज याद रख लो। तो रेनबो में स्कैट, तुमको लगता है कलर बनता है, उसमें स्कैटरिंग नहीं होता है, रेनबो स्कैटरिंग के कारण नहीं बनता है, ये याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रिफ्रैक्शन के कारण ये तीन फिनोमेना होता है लाइट में, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, एक डिस्पर्सन होता है। डिस्पर्सन मतलब एक में से 7 लाइट निकलना, उसके कारण। लेकिन स्कैटरिंग का रेनबो में कोई भूमिका नहीं है। देखो ये नहीं है स्कैटरिंग का भूमिका। ठीक है। स्कैटरिंग ब्लू का कलर आसमान दे देगा, लेकिन उसके लिए नहीं है। ठीक है ना? और डिफ्रैक्शन भी एक होता है लाइट में फेनोमेना, वो भी नहीं। डिफ्रैक्शन मतलब क्या होता है कि जो कोई लाइट किनारा है वहां से लाइट का बेंड हो जाना, इसे उस फेनोमेना को क्या कहते हैं, डिफ्रैक्शन। ये भी लाइट में घटना होता है। अरे नहीं देखती कहीं से
छोटा जगह भी है, हाँ। उधर बढ़ रहा है बल्ब, लेकिन बीच में दीवार है, लेकिन कहीं पे होल है तो उसमें से लाइट घुस के तुम्हारे रूम में आ जा रहा है। वो फेनोमेना क्या है? डिफ्रैक्शन। तो उसके कारण भी रेनबो नहीं बनता है। अभी जो है स्कैटरिंग ऑफ लाइट के ऊपर हम लोग के जो साइंटिस्ट खोज किए थे सीवी रमन सीडीएम के समय, सीवी रमन मतलब सीडी रमन सीडीएम मतलब सविना विज्ञान में चल रहा था 1930 में, इनको नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है, 19 एशिया में नोबेल प्राइज पाने वाले क्या है? पहले आदमी है ये, मतलब भारत में भी नहीं को सबसे पहले मिला, तब एशिया में ही मिला है। स्कैटरिंग लाइट का अधिकांशता वेवलेंथ अब पड़ती है, बहुत कम ही वेवलेंथ का बदलाव आता है। अब स्टिक इमर्ज इन वाटर, ये किसके कारण होता है? जो बेंट दिखता है हम लोग को पानी में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कारण, रिफ्लेक्शन के कारण। पानी में जो बेंट दिखता है हाँ, तो रिफ्रैक्शन के कारण होता है ना घटना। हाँ, तो रिफ्रैक्टिव और इंडेक्स उसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंजिंग होता है, लेकिन घटना पूछ रहा है किसके कारण होता है, तो रिफ्लेक्स तारा का टिमटिमाना इसी के कारण होता है ना। ये भी फिर से, और किस रिफ्रैक्शन के कारण क्या होता है? मछली ऊपर दिखना, नीचे रहता है लेकिन ऊपर दिखता है, और अगर सिक्का ऊपर उठता दिखता है, इसी का ये सब। अब लेकिन यहाँ पे वो चीज़ के लिए हम सवाल नहीं दिए थे, ये सवाल दिया गया था इस समय क्या होता है हमको, ये जो शीशा है, ये पेंसिल है, ये बेंट क्यों दिखता है, हम तुमको सोचवा रहे हैं। रे ऑफ लाइट हमारे आँख से पानी में जाता है इस कारण कि रे ऑफ लाइट पानी से हमारे आँख में जाता है इस कारण। बड़ा अजीब सा सवाल है। रे ऑफ लाइट पानी से हमारे आँख में जाता है इस कारण तिरछा दिखता है। ठीक है, बिकॉज द रिफ्रैक्शन द बेंडिंग ऑफ लाइट एज इट मूव फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, जिसमें है मतलब वाटर से एयर में जाता है, इस कारण हो रहा है ये ऑप्टिकल मतलब इल्यूजन। एयर से जो वाटर में वो जा रहा है, लेकिन ये वापस हमको टेढ़ा क्यों दिख रहा है? तो ये वाटर से एयर के कारण। ठीक है, इजी इजी नहीं ना है क्या सवाल? इजी इजी वाला चला गया, पढ़ा दिया तब थोड़ा भारी हो गया सवाल। अब यहाँ पे देखो, जिस 12 का बुक खोलोगे इसमें यही है, ऑप्टिक्स रे का यहीं से शुरुआत होता है। वो सब भी है, वो सब 20 चैप्टर में, लेकिन एक पढ़ाया कि लाइट में दो नेचर होता है, एक वेव नेचर, एक कॉर्पुलस नेचर। वेव नेचर को करते हैं वेव थ्योरी, कॉर्पुलस नेचर को कहते हैं कॉर्पुलस थ्योरी। वेव मतलब नेचर ये बोलता है कि वेव की तरह लाइट चलता है। कॉर्पुलस नेचर ये बोलता है कि जो लाइट क्या है, छोटा छोटा पार्टिकल फोटोन से मिलकर बना हुआ है, ये कॉर्पुलस थ्योरी हो गया। जो वेव नेचर वो हाइजेंस दिया था, जो कॉर्पुलस नेचर ने अपना न्यूटन भाई तो इसी को रे ऑप्टिक्स कहते हैं। हाँ, सीधा सीधा नाम रख देता हूँ। ठीक है ना। अब उसके बाद जो है वेव नेचर किसको एक्सप्लेन करता है, पूछता है रिफ्रैक्शन को, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन को, डिस्पर्शन को, इंटरफेरेंस को, पोलराइजेशन भी लाइट में घटना होता है उसको भी। लेकिन यहाँ पे पूछता है कि वेव थ्योरी तो सबका कर रहा है, लेकिन तुमको याद रखना किसका नहीं करता, वो याद रख लो। सिर्फ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है जो आइंस्टाइन इफेक्ट किया था, बताए थे। कोई मेटल उस पर जो है, अगर उस पर ये इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे तो इलेक्ट्रॉन निकलता है। हाँ। तो वो वेव थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाता है लाइट का ये घटना। अच्छा। लेकिन जो न्यूटन है वो भी सब फेनोमेना को कर बढ़ रहा है, लेकिन इसमें से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का घटना जो आइंस्टाइन वाला वो न्यूटन एक्सप्लेन कर देता है। लेकिन जो कॉर्पुलस थ्योरी होता है वो तीन चीज को एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाता लाइट की घटना को। कौन वाला? एक तो डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस और पोलराइजेशन, DIP, इंटरफेरेंस और पोलराइजेशन। ठीक है ना। तो ये याद रखिए, इसी कारण हम लाइट को दोनों नेचर मानते हैं, वेव और कॉर्पुलस दोनों, क्योंकि इसी कारण हम लोग को दोनों इशारा घटना लाइट में क्या किया जाता है, पढ़ाया जाता है। ठीक है ना। यहाँ पे बोल रहा है कि जो वेव थ्योरी है कौन सा घटना को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है? वेव थ्योरी बताते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और न्यूटन किसका नहीं कर पाता है? DIP, डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन। लेट नहीं ना हो रहा है आधा घंटा। अब जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट थ्योरी का व्याख्या कौन करता है? फोटो इलेक्ट्रिक वेव थ्योरी नहीं, कॉर्पुलस थ्योरी, न्यूटन वाला। न्यूटन किसके साथ रहेगा? आइंस्टाइन के साथ रहेगा, इसे याद कर सकते हो। अच्छा, लाइट कैसा वेव है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। ट्रांसवर्स वेव, साउंड कैसा है? लॉन्गिट्यूडिनल। ट्रांसवर्स कैसे चलता है? ऐसे ऐसे चलता है। लाइट रे हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलता है। अब टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन ये बताए थे। इसके बारे में क्या क्या कंडीशन याद रखना है? इसके बारे में दो ही कंडीशन याद रखना है।
जब रे ऑफ लाइट याद क्या था, डॉक्टर आईसी, हाँ जब रे ऑफ लाइट डेंसर मीडियम से रियर में जाए और इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाए, तो ये हो गया। इसका फेनोमेना क्या था, डायमंड का चमकना, इंडोस्कोपिक। डायमंड के चमकना स्कैटरिंग नहीं मार देना, रिफ्रैक्शन नहीं, उसमें ऐसे लाइट क्या होता है, आपस में घूमते रह जाता है, बताते। इंडोस्कोपिक भी इसी पे होता है, टूटा हुआ ग्लास जो होता है उसका चमकना। टेलीस्कोपिक नहीं, इंडोस्कोपिक। ऑप्टिकल फाइबर बताते, इंटरनेट भी इसी से चल के आता है। मिराज, मिराज मतलब होता है कि कहीं पे रेगिस्तान में जाके तो वहाँ पे लगेगा कि पानी है लेकिन पानी नहीं रहता है, इसी के कारण होता है। अच्छा ठीक है। उसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में चेंज के कारण ही क्या होता है, मिराज होता है। रिफ्रैक्शन में भी रिफ्रैक्शन घटना भी मिराज में इन्वॉल्व रहता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में भी चेंजिंग आता है, TIR भी होता है उसके कारण भी। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि किसमें जो है TIR पॉसिबल है, एयर टू वाटर, एयर टू ग्लास, वाटर टू ग्लास, ग्लास टू वाटर। तब बताए थे इसका, डेंसर से रेयर मीडियम में जाएगा तभी होगा। डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ज्यादा, रेयर मीडियम का क्या होता है, कम। तो तुम डेंसर से रेयर चुनो। अब वाटर, अब याद कराए थे एक लाइन से जो 4 बजे सबसे ज्यादा पूछता है, AWGD, ये 1 होता है, ये 1.33, ये 1.50, ये 2.42। हमको क्या खोजना है, कौन सा ज्यादा है, मतलब डेंसर से रियर खोजना है। तो देखो ग्लास से वाटर, देखो ग्लास से वाटर, मतलब इधर जाएंगे तो क्या होगा, म्यू बढ़ेगा ना, डेंसर हो जाएगा, इधर जाएंगे तो म्यू घटेगा ना, तो रियर हो जाएगा। तो हमको क्या खोजना है, ग्लास से वाटर होगा कि नहीं, होगा। ग्लास का 1.5 वैल्यू होता है, अब वाटर का 1.33 तक। डेंसर से कहाँ जा रहे, रियर, यही तो है डॉक्टर आईसी, तो यही में हो जाएगा। समझ में आया। अब यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट चेंज व्हेन द लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम द मीडियम टू अनदर मीडियम। जब रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो क्या चेंज नहीं होता है, तो बताए थे, रिफ्लेक्शन हो, रिफ्रैक्शन हो, रियर रिफ्लेक्शन हो या रिफ्रैक्शन हो, या फिर तुमको ये है क्या बोलते हैं, रियर से जाए डेंसर में, डेंसर से जाए रियर में, दुनिया का सब चीज चेंजिंग होता है, लेकिन ये वो चीज चेंजिंग नहीं होता है। और ट्रिक से भी याद कराते हैं, फ्रीक्वेंसी इतना फ्री थोड़ी है जो चेंज हो जाएगा फ्रीक्वेंसी। अब ये वाला चार्ट भी याद कराए हुए हैं, रियर से डेंसर जाएगा तो डेंसर में जा रहा है तो लाइट थोड़ा मुड़ जाएगा अपने तरफ टुवार्ड्स नॉर्मल, वेवलेंथ क्या हो जाएगा, घट जाएगा। वेवलेंथ याद रखना, वेवलेंथ और स्पीड क्या होता है, एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, वेवलेंथ और स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो ये रिलेशन याद रहेगा। तो ये वेलोसिटी घटता है कि नहीं, आज हल्का चीज से भारी चीज में गया तो वेलोसिटी घटा, तो वेलोसिटी घटा तो वेवलेंथ भी घटा। अब बता फ्रीक्वेंसी में चेंज आएगा, नो। अब यहाँ पे डेंसर सीरियर में जाएगा तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, बढ़ा बढ़ा, नो चेंज। तो देखो इस सब चीज चेंज हो रहा है लेकिन फ्रीक्वेंसी चेंज एट एनी हाउ फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज होगा। याद कराए थे। अब यहाँ पे कुछ इसमें भी अंतर बता दे रहे हैं, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन में बताए थे कि रे ऑफ लाइट ऐसे आएगा वापस जाएगा तो रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन के बराबर होगा। इसमें I बराबर R होता है। ये अगर R पर हो जाए इसी घटना को कहते हैं रिफ्रैक्शन, इसमें I बराबर R होगा, नहीं होता है। अच्छा कैसे होगा, इधर कोई रे ऑफ लाइट ये है, ये जा रहा है, ये कभी इधर चल जाएगा कभी इधर आ जाएगा, तो कहाँ ये दोनों बराबर होगा, नहीं होगा ना, I बराबर R नहीं होगा। और बताए थे जो ये वाला घटना होता है वापस बाउंस बैक किस में होता है, ग्लास में, मिरर में, और ये लेंस में आर पार होता है, ये दर्पण में, आईना में नहीं होगा, मिरर में नहीं। जब रिफ्रैक्शन होगा, जब रिफ्रैक्शन जब भी बोले तो ये वाला घटना ऊपर ये फिगर याद कर लो। और जब रिफ्रैक्शन होगा तो बताओ चेंज किस में आएगा, केवल डायरेक्शन में, क्योंकि ऐसे आता है टकराता है ऐसे चल जाता है। किस में चेंज नहीं होगा, तो वेलोसिटी में चेंज होगा नहीं, क्योंकि मीडियम, अरे पगला मीडियम सेम ना रहता है। वो जो भी पीछे बताए ना ग्राफ हुआ है, वो रियर से डेंसर, डेंसर से रियर में ले जा रहा है, मीडियम चेंज हो रहा है ना।
तो इसमें रे ऑफ लाइट इसी मीडियम में न रह जाता है ऐसा फेनोमेना में। जब तक मीडियम चेंज होगा तो वेलोसिटी कैसे चेंज होगा? तो नहीं चेंज होता है। क्या होता है? नहीं चेंज होगा। इसी कारण दोनों को एक साथ लगा दिए हैं। रिवीजन क्लास में चल रहा है, उसमें ना अलग अलग पढ़ते थे तो तुम थोड़ा देर तक दिमाग वही टॉपिक में रहता था। इसमें धाए धाए चेंज हो रहा है। इसमें चेंज होगा वेलोसिटी? नहीं, क्योंकि मीडियम भी चेंज नहीं होता है। फ्रीक्वेंसी तक किसी में चेंज नहीं होता है। रेयर से मीडियम, मीडियम से रेयर, रिफ्रैक्शन में, रिफ्लेक्शन में किसी में चेंज नहीं होता। और जब रिफ्लेक्शन होगा तब क्या होगा? तो इसमें क्या चेंजिंग होगा? वेलोसिटी चेंज होगा? होगा, क्योंकि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है। मीडियम से वेलोसिटी चेंज। क्या चेंज नहीं होगा? डायरेक्शन और डायरेक्शन होगा चेंज। नहीं चेंज होगा। वापस इधर से तो जब भी नीचे ही जा रहा है तो नहीं चेंज होगा। फ्रीक्वेंसी वो तो कभी चेंज नहीं होगा। समझ में आ रहा है? तो यही याद है कि जब रिफ्लेक्शन होगा तो क्या चेंज नहीं होता है? ना फ्रीक्वेंसी, ना वेलोसिटी, ना मीडियम, बाकी सब चीज़ चेंज होता है। और जब रिफ्लेक्शन होगा तो क्या चेंज नहीं होता है? तो केवल फ्रीक्वेंसी, बाकी सब चीज़ चेंज हो जाता है। तो ये चीज़ है, याद रखना है। ये फिगर सोचते भी रहना एग्जाम में बना के कि क्या चेंज होगा कि नहीं, और याद भी रखना है। सबसे ज़्यादा वेलोसिटी में फंसता है, उसको लगता है चेंज हो जाएगा, नहीं चेंज होता है। अब ग्लास स्लैब, ग्लास स्लैब पे क्या सवाल आता है? तो बताए थे ये ग्लास स्लैब हो गया। ग्लास स्लैब का जो है डिस्प्लेसमेंट किस पे बदलता है? ये होता है, ये देखो ये आया रे ऑफ लाइट, इधर थोड़ा मुड़ गया, फिर ये हो गया, मतलब इसको ऐसे आना चाहिए सीधे, लेकिन ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। ये तो ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करता है, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ज़्यादा मतलब कि बता दो, अगर हम पूछ रहे हैं ये जो है ग्लास जो है ये ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, घना ग्लास है, तो डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा कि घटेगा? बता, देख के बता ना, बढ़ेगा कि घटेगा? कहाँ यार डिस्प्लेसमेंट दिख नहीं पा रहा। ये है, बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। हैं? बढ़ेगा कैसे? तो चल बता रहे बढ़ेगा ही, क्योंकि जब घना हो जाएगा तो ये वाला लाइट, ये वाला रेड किधर आ जाएगा? और इधर आ जाएगा ना, नॉर्मल की इधर सटने लगेगा, तो अब ये यहाँ पे आ जाएगा, तब डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? बढ़ गया। हल्का रहता तो थोड़ा और इधर भाग जाता ना। ये सब चीज समझ में आ रहा है? नहीं नहीं, यहाँ पे देखो, ये तो इधर ही है अभी, ये नॉर्मल है, ठीक है ना, और ये इधर है, तो ये डिस्टेंस और बढ़ जाएगा। और जब हल्का रहता तो घट जाएगा, क्योंकि ये इधर आ जाएगा और इसके पास, नॉर्मल के पास आ जाएगा, तो घट जाएगा। याद आ, समझ में आ रहा है? तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करता है, और थिकनेस पर भी, ठीक है ना, थिकनेस पर भी, ग्लास का थिकनेस पर भी डिपेंड करता है। एक सेकेंड, तो देखो अब ये है ये सवाल, तो ये सवाल पढ़ोगे तो हम बताए थे कि इसमें दो चीज याद रखना है ग्लास में। ये क्या है? आई, ये बाहर निकल गया तो आर, फिर ये क्या हो जाएगा? ई। एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं इसको, और इसको क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इमर्जेंस। आता है उसको इंसिडेंस, जाता है उसको इमरजेंस। तो जब भी ग्लास स्लैब का स्लैब है क्वेश्चन है, तुमको 3 ही पॉइंट याद रखना है। एक तो आई बराबर होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके बराबर होगा? एंगल ऑफ इमरजेंस, मतलब जितना एंगल पे जाता है उतना एंगल पे निकल जाता है। और ये बात अलग है कि बीच का एंगल जो होता है वो गड़बड़ा जाता है। और ये जो आई होता है एंगल ऑफ, ये जो होता है रिफ्रैक्शन, इससे बड़ा होता है, याद रहेगा। ये दोनों बराबर होता है, ये बड़ा होता है। और उसके बाद ये बता दिया हमारे सर कि अगर म्यू यानी कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ा दिया जाए, तो अभी तुमको बताया डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। म्यू बढ़ाने से डिस्प्लेसमेंट, म्यू बढ़ा दिए तो लाइट और उधर भाग जाएगा ना, तो बढ़ जाता है। क्या होता है? बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है? ऐसे ग्लास स्लैब से तो भेंट होगा ही, अपने समझोगी तुम मुझसे, अभी नहीं समझ में आ रहा तो ठीक है। ऐसे हम तुमको ट्रिक बता दिए 3, वो यही सवाल आता है। अब यहाँ पे बताओ पेरिस्कोप और कैलिडोस्कोप में किसका यूज होता है? पेरिस्कोप मतलब ये जो कैमरा नहीं लगा रहता है, क्या किसका यूज होता है? कैलिडोस्कोप हम लोग के स्कूल में तब प्लेन मिरर, इसमें बच्चा आ जाता है लेंस उन्स मार के, इसी का इसी दोनों को बता रहे। सोलर कुकर में भी लगा रहता है प्लेन मिरर। अच्छा, याद रखेंगे। हम कनकेव मिरर बोलने वाले थे। नहीं, ठीक है, प्लेन मिरर ये सब यूज हो सकता है, ठीक है। पेरिस्कोप, कैलिडोस्कोप। अब इसी पे सवाल आ गया यहाँ पे कि जो ये होता है, जो टेलीस्कोप होता है, टेलीस्कोप क्या है? टेलीस्कोप बड़ा चीज को क्या करेगा? दिखाता है। छोटा या छोटा चीज को, छोटा चीज को बड़ा दिखाता है। तारे से छोटा है ना, उसको बड़ा करता है।
तो जो टेलीस्कोप होता है इसमें बोल रहा है कि जो पाराबोलिक मिरर का यूज करते हैं, पाराबोलिक मिरर का यूज करते हैं कॉन्वेक्स लेंस की जगह पे। क्यों? देखो पाराबोलिक मिरर का मतलब क्या होता है, मिरर है पाराबोलिक मतलब जो घुमा हुआ मिरर होता है ना उसको बोलते हैं पाराबोलिक। इसका यूज करना क्यों ज्यादा बेनिफिशियल है? तब जो बड़ा बड़ा ये आंसर होगा 3। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। पाराबोलिक मिरर डज नॉट हैव कलर एगमेंटेशन एंड स्फेरिकल एब्रिटेशन कंपेयर टू कॉन्वेक्स लेंस। यहाँ पे देखो उसमें से जो बहुत सारा कलर निकलता है ना, कलर आते रहता है, ग्रह वगैरह को देखेगा तो कलर मिक्सअप नहीं हो जाए, वो मिरर में क्वालिटी है कि वो मिक्सअप नहीं होने देगा लेंस में नहीं। ठीक है, इसी कारण पाराबोलिक मिरर का यूज करते हैं। ठीक है, तो इसके पास मिक्सअप नहीं होने देने वाला क्वालिटी है। ठीक है ना। अब जो विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट दैट यूजेस द लेंस एज एन ऑब्जेक्टिव। यहाँ पे है, लेकिन एक ऐसा जो तुम्हारा टेलीस्कोप होता है जिसमें हम लोग कन्वेक्स लेंस का यूज कर देते हैं पाराबोलिक मिरर के जगह पे, उसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। ऐसे जो नॉर्मल टेलीस्कोप है उसमें हम लोग ज्यादातर क्या यूज करते हैं? पाराबोलिक मिरर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कन्वेक्स मिरर यूज। अब इसमें से कन्वेक्स में किस में करते हैं? कन्वेक्स मतलब क्या होता है? कनकेव केव में घुसे, छोटा चीज को बड़ा और उसका उल्टा, बड़ा चीज को छोटा दिखाएगा। सेविंग मिरर क्या करता है? बड़ा चीज दिखाता है, मतलब छोटा चीज को बड़ा दिखाएगा, तो ये नहीं होगा। डेंटिस्ट छोटा को बड़ा दिखाएगा। व्हीकल हेडलाइट, हेडलाइट में क्या होता है? लाइट छितरता, याद कराए थे। हाँ। छितरना किसका पहचान है? कन्वर्जिंग का। तो कन्वर्जिंग कौन है? कनकेव। अब मिरर की बात है तो ये ना होगा, रेयर मिरर। हाँ, याद हो गया। जो पीछे गाड़ी में लगा रहता है, बड़ा चीज को छोटा, यही चीज याद दिलवाया जा रहा है तुमको। ये सब तुम भूल गए हो। एट द फोकस ऑफ आई पीस बट नॉट एट द फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव। ये चलो, एक गैलियन टेलीस्कोप होता है, उसमें 1 कनकेव और एक कन्वेक्स लेंस लगा रहता है। ये इम्पोर्टेंट है। अब ये चीज बताए थे हैं, यही चीज सेम किसके लिए? कनकेव मिरर और कन्वेक्स लेंस के लिए। ठीक है, इन्फिनिटी पर है ऑब्जेक्ट तो फोकस पे। बियॉन्ड सी मतलब सी और इन्फिनिटी के बीच में है तो एफ और सी के बीच में। सी पर है तो सी पर इमेज, सी और एफ के बीच में है तो सी के बियॉन्ड, बिटवीन सी और एफ है तो सी किससे रिप्लेस होता है? सी से एफ किससे रिप्लेस होता है? इन्फिनिटी से। इन्फिनिटी और एफ के बीच को क्या बोलते हैं? बियॉन्ड सी भी बोलते हैं ना। एफ पे है तो इन्फिनिटी पे। पी एफ याद है पुप्पा स्पेशल के? पी एफ पर है तो पीछे बनेगा मिरर, बिहाइंड द मिरर। अभी तक याद है? नहीं, मिरर के पीछे बनता है। यही एक केस है। ये बताया था, ये सारा केस कैसा बनता है? रियल इन्वर्टेड, सीधा और उल्टा। केवल जो पुप्पा वाला वर्चुअल बनता है, वर्चुअल और इरेक्ट। और इसमें तो 2 ही केस होता है, कन्वेक्स मिरर या कनकेव लेंस में। एक इन्फिनिटी पे तो बनेगा फोकस पे, बिहाइंड द मिरर। ये हमेशा इसमें क्या बनता है? बिहाइंड द मिरर। उसमें बस फूफा बिहाइंड द मिरर बनते हैं। इन्फिनिटी और पोल के बीच में रखा है तो पी और, तो इन्फिनिटी को किससे रिप्लेस करेंगे? एफ से। अब पोल को पोल से ही रिप्लेस करते। पोल या सी को किससे रिप्लेस करते? पोल को पोल से और सी को सी से। इसमें बताया तो वर्चुअल इरेक्ट बनता है हमेशा छोटा बनता है। याद हो गया पूरा? अब ये साइन कन्वेंशन का, जो साइन कन्वेंशन पढ़े थे हम लोग, जो साइन कन्वेंशन पढ़े थे तो ये दोनों मिरर और लेंस दोनों के लिए सेम था। यू हमेशा कनकेव मिरर लेंस लिखा हुआ है, इधर कन्वेक्स मिरर लेंस लिखा हुआ है, तो यू हमेशा नेगेटिव लेते हैं हर एक जगह। बताए थे। अब इस पे आते हैं फोकस। तो फोकस जो कनकेव का क्या है? नेगेटिव के पॉजिटिव। बच्चा ये में फंसता है। तो मेरी एक्स कैसी थी? नेगेटिव थी। पगला पॉजिटिव थी, अच्छी थी। तो कन्वेक्स मिरर हो या कन्वेक्स लेंस हो पॉजिटिव लेंगे, कनकेव लेंस हो या कन्केव मिरर हो तो नेगेटिव लेंगे। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट पॉजिटिव, ये सब छोड़िए, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इन्वर्टेड बोले तो उल्टा होता है तो नेगेटिव ही छोड़ो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अब यहाँ पे इसमें गड़बड़ होता है। यहाँ पे देखो जो कनकेव मिरर है ना, ये सिर्फ मिरर के लिए वाला लाइन, लेंस के लिए बताएंगे। तो कनकेव मिरर है तो इसमें नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें मिरर के आगे भी बनता है, मिरर के पीछे भी बनता है। तो
मिरर के पीछे बनेगा तो मतलब वर्चुअल इमेज, आगे बनेगा तो रियल इमेज। तो रियल इमेज को के लिए क्या होता है, नेगेटिव साइन यूज। इसी को क्या बोल सकते हैं, मिरर के सामने या टुवार्ड्स द ऑब्जेक्ट, तो नेगेटिव, ठीक है। और इसमें हमेशा पॉजिटिव। याद समझ में आ रहा है? हाँ। टुवार्ड्स द मिरर बोल दे तो ये नेगेटिव। नेगेटिव। अब बताओ, कॉनकेव लेंस में याद कराए थे वार्निंग, कॉनकेव लेंस का सवाल है तो भी क्या लेते हैं, कॉनकेव नेगेटिव। याद कराए थे, डायरेक्ट वार्निंग देके। अभी वार्निंग नहीं समझ रहा है। अब यहाँ पे कॉनकेव लेंस का है वार्निंग, वो क्या है, कॉनकेव लेंस का है वार्निंग। अब बताओ, याद रखो, फोकस जो होता है कॉनकेव लेंस या कॉनकेव मिरर, कुछ भी पूछ दे तो सेम होता है, नेगेटिव। कन्वेक्स लेंस एक्स या कन्वेक्स मिरर, एक्स हमेशा क्या होती है मेरी, पॉजिटिव फोकस। और ये है कि तुमको बताए थे कि एक फोकल लेंथ किसके उल्टा होता है, पावर के। और देखो, फोकल लेंथ जितना बढ़ाएंगे, ये चीज जितना बढ़ा देंगे, डेविएशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। फोकल लेंथ बढ़ा देंगे तो पावर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और ये चीज जितना बढ़ाते हैं, देखो बढ़ा दे रहे हैं तो लेयर ऑफ इट और इधर आ जाएगा ना, तो डेविएशन कम होगा ना, तो ये डेविएशन क्या हो जाएगा, कम जाएगा। तो फोकल लेंथ और डेविएशन में कैसा अंतर है, मुड़ना कोई बोलते हैं डेविएशन, डायरेक्टली है, नहीं इनडायरेक्टली है। कैसा है, डायरेक्टली है। तो यहाँ पर यही है, ज्यादा फोकल लेंथ कम डेविएशन, कम फोकल लेंथ ज्यादा डेविएशन। अब बोले तो लेंस को काटने पे पहले तो ये वाला बता दे फॉर्मूला, कि जो फोकल लेंथ है इसको डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते हैं, इससे 1/f करके जोड़ते हैं। और जो पोल है इसको डायरेक्ट जोड़ते हैं, पावर इसको याद आ रहा है, डायरेक्ट जोड़ते हैं। चलो ये बता दे रहे एग्जाम्पल भी, ये जो है इसमें दिया हुआ है पावर जोड़ना है, पावर इसको 1 देखो दो फोकस दिया हुआ है, वो 30 है वो 20, तो जोड़ दे 50 बोल दे, नहीं ना, 1/f1 और 1/f2 करके होगा। लेकिन यही अगर फोकस पावर का दिया रहता तो 50 बोलते, क्योंकि इसमें पावर डायरेक्ट जोड़ देते हैं। अब ये जो दिया हुआ है तुमको पावर, कितना पानी गिराती एक बार गिरा ले पानी। अब यहाँ पे दो पावर दिया हुआ है, एक है पॉजिटिव एक है नेगेटिव, तो इसमें 1/e करके होगा, नहीं इसमें डायरेक्ट जोड़ सकते हैं, इसमें जोड़ेंगे सीधा। आया साइन नेगेटिव तो क्या शो कर रहा है, पावर का जो फोकस का जो साइन होता है वही पावर का भी साइन होता है। नेगेटिव कौन है, नेगेटिव कनकेव लेंस, ठीक है। कनकेव लेंस स्टोरी कनकेव वे पगला, तो कनकेव लेंस मिरर में फोकस का साइन सेम होता है, नहीं बताए थे, बताए थे कि नहीं। बस तुमको याद रखना, जो मिरर का साइन है बच्चा जिंदगी भर कंफ्यूजन में रहता है, जो मिरर का साइन है वही लेंस का है। तुमको एक इंपॉर्टेंट नोट खाली पता है, यू हर एक जगह क्या लेना है, नेगेटिव। ये फोकस भी क्या लेना, वही हम बता दिए, पॉजिटिव नेगेटिव कैसे, एक्स हो तो पॉजिटिव, ऐसे नेगेटिव। तुमको जो भी हो तो जो कनकेव है उसमें नेगेटिव भी होता है और पॉजिटिव भी होता है। नेगेटिव कब लेंगे, जब मिरर के सामने बोले, मिरर के सामने टुवार्ड्स द मिरर। अब ये बिहाइंड द मिरर, ठीक है ना, मिरर के पीछे, वही ना बनता है वर्चुअल पॉजिटिव। और ये बताए थे कि कन्वेक्स मिरर हो तो हमेशा पॉजिटिव लेंगे भी। सर कनकेव लेंस के बारे में आप स्पेशल नोट कराए थे, लेंस क्या ले लेना हमेशा, बी क्या ले लेना हमेशा, नेगेटिव। अब इसमें आते हैं कि अगर हम लोग जो है लेंस को ऐसे से काटे तो सीधा सीधी, अभी बता रहे थे एमआर सर तुम्हारे, तो लेंस को हाफ काटेंगे ना ऐसा ऐसी, तो रेडियस पे नहीं बदलाव आता है। ऐसे काटेंगे ना, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं, इसको कट पैरेलल कट करेंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ना फोकस पे ना लेंस पे। ये परपेंडिकुलर काटेंगे तो देखो हमारा रेडियस क्या हो गया, हाफ। रेडियस ऐसे ना नापते रहे, तो क्या हो गया हाफ, तो पी क्या हो जाएगा, पी भी क्या हो जाएगा, p/2 हो जाएगा, ठीक है। फोकस क्या होगा, भी हाफ हो जाएगा, f/2 हो जाएगा, ठीक है। ये रंग देंगे तो इंटेंसिटी कम हो जाएगा, याद आ रहा है। अब यहाँ पे मैग्निफिकेशन का 2-3 फॉर्मूला और बस 10 मिनट और। यहाँ पे मैग्निफिकेशन का बताए थे
कि मिरर के लिए क्या होता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बाई हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। पहले इमेज लिखते हैं फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं। एम का v के टर्म से माइनस v बाई यू, तो एम का हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस v बाई यू। लेंस के लिए हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट v बाई यू। लेंस का क्या होता है, पॉजिटिव वाला फार्मूला, मिरर का नेगेटिव वाला फार्मूला। ठीक है ना। अब इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है यहाँ पे, एम का वैल्यू निगेटिव है तो क्या बताता था, निगेटिव साइन है तो उल्टा, उल्टा मतलब इन्वर्टेड, इन्वर्टेड होगा तो इमेज रियल होगा। अब पॉजिटिव साइन क्या बताता है, सीधा, सीधा होगा तो इरेक्ट मतलब वर्चुअल। तो इसमें बड़ी कंफ्यूजन होता है। निगेटिव पॉजिटिव क्या बताता है, उल्टा है कि सीधा है, उल्टा है कि सीधा, उल्टा है कि सीधा है। अब उसके बाद जो है, लेकिन भी में नेगेटिव पॉजिटिव क्या बता रहा था, देखो फिर यहाँ पे कंफ्यूजन, भी में नेगेटिव कनकेव, ये भी में नेगेटिव क्या बता रहा था, चलो यहाँ पे दिखा देते हैं। ये देखो भी में नेगेटिव पॉजिटिव क्या बता रहा था, ये देखो भी में नेगेटिव क्या बता रहा था, रियल, वहां पर भी रियल ही। तो वर्चुअल यहाँ पे उसके लिए क्या लगता है, पॉजिटिव, सीधा इमेज बनता है ना वर्चुअल में, तो पॉजिटिव। ठीक है ना। अब उसके बाद यहाँ देखो कि ये वैल्यू ऑफ एम, वैल्यू ऑफ एम, एम का वैल्यू अगर क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 1 से छोटा, 1 के बराबर है, 1 से बड़ा हो सकता है, 1 मतलब सेम साइज, 1 से छोटा इमेज छोटा बन रहा है, 1 से बड़ा तो बड़ा बन रहा है। एम का वैल्यू जो है 1 1 प्लस 1 0.1 1 3 2 सभी हो सकता है, लेकिन एम का वैल्यू कभी जीरो होगा नहीं। इंपॉर्टेंट पॉइंट, एम का वैल्यू जीरो नहीं होता है, क्या कि किसी ना हाइट का इमेज जीरो होगा ना ऑब्जेक्ट का इमेज जीरो होगा। तो कैसे होगा, अब यहाँ पे देखो अगर कहीं पे लिखा है +2 मैग्निफिकेशन का वैल्यू, तो प्लस साइन क्या शो करता है, उल्टा है कि सीधा, तब प्लस है तो क्या होगा, उल्टा, सीधा ना रे पगला। तो वर्चुअल प्लस इरेक्ट, वर्चुअल प्लस इरेक्ट बन रहा है, इरेक्ट मतलब क्या होता है, सीधा, भूल गया इतना जल्दी, ये पता है, हल्का कंफ्यूजन है इसमें तुमको, हमको पता है। 2 मतलब क्या होता है, टू मतलब 1 से बड़ा तो लार्ज, तो इमेज कैसा शो करा, वर्चुअल इरेक्ट प्लस लार्ज। अब यहाँ पे वो इसका कर लेते हैं -2, तो माइनस साइन किसको शो करता है, छोटा, 1 से छोटा है। फिर माइनस पूछा जा रहा है, उल्टा, उल्टा कौन बनाता है, इन्वर्टेड, इन्वर्टेड मतलब रियल, तो रियल प्लस इन्वर्टेड। 2 किसको शो करेगा, बड़ा, 1 से बड़ा तो लार्ज, तो रियल इन्वर्टेड प्लस लार्ज। ठीक है, तो ये हो गया, तो ये है। अब यहाँ पे है, ये है, अब 2 मिरर से टकराएगा तो कितना, मतलब कि बताते थे एंगल, डिग्री निकालने वाला 360 से डिवाइड करते हैं। अगर ऑड आ गया तो सेम वही नंबर हो गया, इवन आ गया तो बताते थे एक घटा के लिखते थे, ऑड आ गया तो वही, 5 आ गया तो 5, 4 आता तो 3 लिखते, 360 से डिवाइड करके। अब यहाँ पे क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू इक्वल टू सी बाई वी, सी स्पीड ऑफ लाइट, बी वेलोसिटी ऑफ स्पीड इन लाइट इन एनी मीडियम। म्यू का वैल्यू क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 1 से अधिक हो सकता है, 1 से अधिक हो सकता है, 1 से कम नहीं हो सकता है, क्योंकि म्यू इक्वल टू क्या होता है, सी बाई बी, सी बाई वी, तो 1 से कम हो सकता है नहीं। देखो स्पीड ऑफ लाइट से बड़ा दुनिया का किसी का मान है नहीं वैल्यू, तो ये हमेशा क्या होगा, सी भी से बड़ा होगा, सी भी से क्या होगा, बड़ा होगा, तो सी भी से बड़ा होगा तो हमेशा इसका वैल्यू 1 से ज्यादा ही ना आएगा। हाँ। तो 1 से कम कभी नहीं हो सकता, तो ये बात याद रख लो। एम का वैल्यू 0 नहीं हो सकता, उसी तरीके से म्यू का वैल्यू 1 से छोटा नहीं हो सकता। अरे किसी का पढ़े रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 0.33 नहीं ना, 1 से स्टार्ट होता है। एयर का कितना पढ़े थे, 1, वाटर का AW, वाटर का कितना पढ़े थे, 1.33, AWGD, ग्लास का कितना पढ़े थे, 1.50, डायमंड का कितना पढ़े थे, 2.42 पढ़े थे कि नहीं। ये फॉर्मूला पता है, लेंस मेकर म्यू क्या होता है, इनवर्सली पर लेंस मेकर फॉर्मूला बताए थे, ये रोक दिए थे कभी, हमको भी लग रहा है। देखो म्यू का वैल्यू कभी भी 1 से छोटा नहीं हो सकता, क्योंकि सी हमेशा बी से बड़ा होता है, और एम का वैल्यू 0 नहीं हो सकता, याद रहेगा। हाँ। और ये बताए थे, ये एक फॉर्मूला, पावर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा 1/λ के
फिर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा लेमडा के ये 1/λ, फिर ऐसे लिखते थे 1/पावर f भी तो लिख सकते हैं ऐसे, फिर 1/b भी तो लिख सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। याद है ये? तो याद करना ना होगा ये, ठीक है। फिर ये भी बताए थे कि जो म्यू है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है v के, मतलब लेमडा के भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, लेकिन डेविएशन के क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। म्यू ज्यादा होगा तो डेविएशन भी वहाँ पे क्या होगा? ज्यादा होगा, तो ज्यादा होगा। ठीक है। लाइट कितना घूमेगा ये बताएगा। फिर से ये है कि म्यू डब्ल्यू बाई म्यू जी, ये तो हो गया। विबग्योर याद कराए थे? विबग्योर में VIBGYOR रेट का क्या है? सबसे कम नहीं, सबसे अधिक वेवलेंथ तब हमारे आंख तक पहुंचता है। तो म्यू का वैल्यू इसका क्या होगा? कम, सबसे कम होगा। म्यू का वैल्यू क्या होगा इसका? सबसे कम होगा। वेलोसिटी क्या हो जाएगा? फास्ट। डेविएशन भी क्या हो जाएगा? कम। कौन फॉर्मूला से निकल रहा है? ये फॉर्मूला से। म्यू बढ़ रहा है तो वेवलेंथ घट रहा है, म्यू बढ़ रहा है तो वेलोसिटी घट रहा है, म्यू बढ़ रहा है तो डेविएशन ज्यादा है। इसका उसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। बस रेड वाला याद है ना? ट्रेन का सिग्नल याद रखो। हम लोग के आंख तरफ क्यों पहुंचता है? क्योंकि वेवलेंथ इसका ज्यादा है, वेलोसिटी ज्यादा है, और ज्यादा विचलित नहीं होता है ना, तो डेविएशन क्या है? कम है। और जिसका डेविएशन कम होता है उसका म्यू भी क्या होता है? कम होता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम याद है? गाया वीजू इंफ्रारे, गामा रे, एक्स-रे, यूवी रे, विजिबल रे, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव। इसी तो विजिबल रेड के अंदर आता है विबग्योर, VIBGYOR। इसको सजा सकते हो। ये गामा का क्या होता है? अभी बताएं। गामा का सबसे ज्यादा लेमडा होता है। लेमडा होता है? नहीं। रेडियो वेव का सबसे ज्यादा लेमडा होता है। क्या होता है? रेडियो वेव का सबसे ज्यादा लेमडा। अल्फा बीटा गामा में ना सबसे ज्यादा होता है। कंफ्यूज मत करो, अल्फा बीटा गामा में कंपैरिजन को, लेकिन इसके साथ कंपैरिजन कराया जाए तो सबसे ज्यादा रेडियो वेव का। रेडियो ना सबसे ज्यादा दूर तक चल जाता, नहीं रेडियो का सिग्नल था, इसे याद कर सकते हो। वेवलेंथ इसका सबसे ज्यादा रहता है, तो वेवलेंथ इसका सबसे ज्यादा है रेडियो वेव का, तो वेलोसिटी भी किसका होगा? इसी का ज्यादा होगा, ठीक है ना, क्योंकि दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब म्यू क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा सबसे ज्यादा, और डेविएशन भी क्या हो जाएगा? इसी का कम, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वलेट हो। उसके बाद जो है कि ये सबसे अधिक वेवलेंथ किसका होगा? तो इसको सजाने वाला सजा लेना, इस फॉर्मूला, बस ये फॉर्मूला याद रखोगे और वो गाया बीज इन्फा मारे, उसी से हो जाएगा। फिर ये हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। रंग वाला जितना भी क्वेश्चन आता है किससे सॉल्व करते हैं? इस वेवलेंथ से। अब वेवलेंथ वाला का ट्रिक है गाया बीजू इन्फा मारे। किसी लेंस का मतलब 3 कलर है, वॉयलेट, रेड, येलो, फोकस ये दिया हुआ है, तब फोकस और वेवलेंथ में कैसा होता है? फोकस और वेवलेंथ में बताओ। फोकस और वेवलेंथ है ना, फोकस देखो ये है 1/λ, P डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू 1/f, फिर 1/λ, फिर 1/वेलोसिटी, फिर म्यू, फिर डेविएशन। ये फॉर्मूला हो गया। अब इसमें क्या है? किसके किसके बीच का रिलेशन निकलवा रहा है? फोकस और लेमडा। तो फोकस लेमडा क्या हो गया आपस में? डायरेक्टली हो गया ना। फोकस और वेलोसिटी भी क्या हो जाएगा? डायरेक्टली। लेमडा वेलोसिटी भी क्या हो जाएगा? डायरेक्टली। लेकिन फोकस और पोल क्या हो जाएगा? पावर, इनडायरेक्टली। और ये क्या हो जाएगा? इनवर्सली। ये क्या हो जाएगा? इनवर्सली, 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 इनवर्सली। समझ में आ रहा है? ये कुछ भी कुछ। अब यहाँ पे जो है, जो तुम्हारा फोन आ गया, अब यहाँ पे जो है ये याद कराए थे केरोसिन एक साथ देखो 4 अल्कोहल 36 का आंकड़ा 1.36, वाटर 1.33, बेंजीन 150 का याद कराए थे। 52 डेंस फिल्म ग्लास पेंट शॉट फिट हो गया, पेंट शॉट 1.65। चलो छुट्टी।